बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बख़ैर। मैं हूँ महविश हबीब। सिटी अटेंड में खुशामदीद। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। अच्छे दिन के आगाज़ के लिए जी नाश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नाश्ता कर लेंगे तो आपका पूरा दिन आप एक्टिवली अपने तमाम टास्क जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। आज की दुनिया के हवाले से बात करें तो ज़िंदगी हम लोगों की बड़ी मसरूफ़ हो गई है। हम खाना तो खा रहे होते हैं लेकिन हमें नहीं पता हो रहा था कि कितना खाना खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है। तो ये जो आदत है ये इंसान की सेहत को बड़ा मुतासिर कर रही होती है। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे माइंडफुल ईटिंग क्या होता है और किस तरह से ये हमारी ज़िंदगी पे पॉजिटिव असरात डालती है। इसके साथ साथ फैसलाबाद, क्योंकि हमारा बड़ा प्यारा शहर है, फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात 23 नवंबर को होने जा रहे हैं। बड़ा मैदान सजने वाला है। उम्मीदवार जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुरजोश भी दिखाई दे रहे हैं, सरगर्म भी दिखाई दे रहे हैं। सियासी मुहिम जो है वो भी अरूज पे हमें दिखाई दे रही है। ज़िमनी इंतखाबात को मुस्लिम लीग नून किस तरह से देखती है, कितना कड़ा मुकाबला समझ रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और आपकी सालगिरह हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जी, आपकी सालगिरह भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सब्जियों के भाव ताव जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी ज़िंदगी से डायरेक्टली रिलेट कर रही होती है। गोल्ड की कीमत क्या चल रही है, करेंसी के क्या रेट चल रहे हैं, आज के प्रोग्राम में हम ये भी शामिल करेंगे। और मौसम इंसान की ज़िंदगी पे बड़ा असरअंदाज होता है, आपकी सेहत के अवामिल को मुतासिर कर रहा होता है। तो फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा देखते हैं हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद का मौसम जो है वो विंटर के जानिब रवां दवां है, मौसम खुशगवार है, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो फैसलाबाद का अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। ऐसे में एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का मौसम कैसा रहेगा, मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरियम रज़ा, तफसीलात से आगाह करिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सनतों का शहर है और यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। हर गुजरते दिन के साथ इसमें इजाफा जो है वो हो रहा है और मौसमी तब्दीली जो है वो भी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर दर्जा हरारत के हवाले से पहले बात करें तो फैसलाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब शहर फैसलाबाद में 70% है, जबकि हवाएं 6 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। ये चलने वाली हवाएं फैसलाबाद के मौसम में तब्दीली लेकर आ रही हैं। सुबह के औकात में सर्दी महसूस होती है जबकि रातें भी ठंडी हैं, लेकिन दिन के औकात में हल्का हफ्ज़दा माहौल जो है महसूस किया जाता है। लेकिन जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। आज सुबह फैसलाबाद में AQI पॉइंट जो है वो 306 रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक हैं और एहतियाती तदाबीर का मशवरा दिया गया है। तिबी माहिरीन की जानिब से उनका ये कहना है कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें, काले चश्मे का इस्तेमाल करें ताकि अपने आप को फ़िज़ाई आलूदगी की बीमारियों से बचाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया मरियम रज़ा, तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं फैसलाबाद के हवाले से। ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, 23 नवंबर को मैदान सजेगा। कौन उम्मीदवार जो है वो हमें कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुस्लिम लीग नून जो है वो NA 104 हो, PP 98 हो, काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दे रही है। सियासी मुहिम में क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, कौन से अवामिल शामिल किए जा रहे हैं, क्या फैसलाबाद इससे कबल मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था, क्या इस इमेज को बरकरार रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, इस पर हम बात करेंगे जी। और इस पर हमें बात करने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया है उमर इसरार खान साहब ने। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। फैसलाबाद के अवाम के मैंडेट के हवाले से बात करनी हो, फैसलाबाद के अवाम के मसाइल हल कराने के हवाले से बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज़ रखते हैं। आइए खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं उमर साहब जी आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर अब्दुर्रहमान ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अब्दुर्रहमान आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उमर इसरार खान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। 23 नवंबर को मैदान सजने जा रहा है, कैसी तैयारी है मुस्लिम लीग नून की? जी हम तो जिस दिन से पिछला इलेक्शन गुजरा है उस दिन से मैदान अमल में हैं और जो उम्मीदवार मेरे सूबाई हलके के ऊपर जो इलेक्शन हो रहा है, जो NA 104 है, मैं और वो हर जो बंदा थोड़ा सा भी सियासत से इन टच है उन्हें पता है हम उस दिन से ही इलेक्शन के अंदर हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि साल या 1.5 साल बाद ये वक्त आ जाएगा। और राय साहब बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं, उनके दरवाजे हमेशा आवाम के लिए खुले रहते हैं। तो हमारी तैयारी तो तब से आप समझें चल रही है, लोगों के साथ रब्ता था, अब तो सिर्फ उस रब्ते को रिन्यू करने की चीज़ है। और इतना जज्बा है लोगों में कि मैं आपको बता नहीं सकता। इंशाल्लाह ये सीट मैं
कोई बड़ा दावा तो नहीं करता, कम से कम 70 से 75 हज़ार का लीड होगी। ये आज आप रिकॉर्ड कर लें, इंशाल्लाह 23 तारीख को चला चले होप दीजिएगा। फॉर द बेस्ट। और उमर इशराक खान साहब ये भी बताइएगा, NA 104 जैसे आपने बताया बड़ा हल्का है, यहाँ के अवाम के बड़े मसाइल भी रह चुके हैं और मुस्लिम लीग नून किसी हद तक मसाइल हल कराने में कामयाब भी रही है, लेकिन बिजली के बिल हैं वो अभी भी ज़्यादा हैं और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे नो डाउट काम हो रहा है, लेकिन फिर भी अवाम की कुछ शिकायत हैं। इन चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं? ये क्या हमारे जो इलेक्शन कैंपेन आ रही है बाई इलेक्शन में, उसमें कहीं ना कहीं आड़े आ रहे हैं? देखें, हम तो जब भी बात की है, जब भी किसी से वोट मांगने गए हैं, कभी भी हमने ये नहीं कहा कि फ़लाँ ने ये काम गलत किया, फ़लाँ ने ऐसे किया। हमने तो सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस बताई है। मैं हर जलसे में, हर जगह, हर कॉर्नर मीटिंग में अपनी 1.5 साल की परफॉर्मेंस बता रहा हूँ। जो मेरी बहन CM पंजाब की है, जो हमारे कायद मियाँ शहबाज शरीफ साहब की है, उसके अंदर आप ये ग्रीन बसेस हैं, 20 रुपये आप देते हैं। यहाँ मोटरवे इंटरचेंज से बैठते हैं, समुद्री रोड पर हम जा उतरते हैं। आज आप किसी चिंची रक्शे में ही बैठे तो वो 100 रुपया लेता है। आपकी जान को भी बिल्कुल खदशा होता खतरा है और बहुत और एक्सीडेंट बढ़ते हैं। माहौल जो अभी ये जो AQI अभी बताया आपने, वो इतना हाई है, ना उस गर्मी सर्दी का कोई इंतज़ाम नहीं। तो ये सफरी सहूलियात, सफाई का इंतज़ाम है, सुथरा पंजाब है, ये वो चीज़ें, CCD है, अमन अमान की सूरत हाल है। कोई हमारी बहन को, माँ को कोई अब छेड़ कर तो दिखाए, कोई बदमाशी करके दिखाए, कोई असला लहरा के दिखाए। तो ये जो इक़दामात हैं, ये वो हैं जो लोगों को डायरेक्ट इफ़ेक्ट करते हैं। और जब हम जाते हैं, यकीन कीजिएगा अब हालत ये है कि कभी किसी की मिन्नत नहीं करनी पड़ती। हमें सिर्फ ये बताना पड़ता है कि हम आपकी बहन के नुमाइंदे आए जो CM पंजाब है, क्या एक वोट जो हमने आपकी खिदमत की है, क्या ये वोट उसकी एक वोट भी कीमत नहीं है? तो लोग बिल्कुल 23 तारीख को निकलने को तैयार हैं, हमारा साथ देने को तैयार हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के और बाकी ये जो मामलात हैं, ये साथ साथ चलते रहते हैं। हर साल बजट आता है, सड़कें बनती रहती हैं। जो इक़दामात मरीम साहिबा ने किए हैं, ये माशरे तब्दील करते हैं। सफाई का इंतज़ाम है, आपकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम है, ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम है। बाकी तो चीज़ें हर हुकूमत को अच्छा करे बुरा करे, सड़क भी बन जाती है, सीवरेज भी डल जाता है, और वो हम करते रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो लोगों का रुझान भी चेंज हुआ है और उन्हें समझ आई है कि अवामी खिदमत और अवामी डिलीवरी होती क्या है। बिल्कुल इसी तरह से बहुत बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव पंजाब में लिए गए हैं। जो फैसलाबाद की ज़रूरत भी थी, इलेक्ट्रो बसेस, फैसलाबाद की आवाम का बड़ा पुराना मसला था ट्रांसपोर्ट का, वो भी हल होता हुआ हमें दिखाई दिया। अब्दुर्रहमान, आप बाई इलेक्शंस को किस तरह से देख रहे हैं? थैंक यू महविश। फैसलाबाद के 5 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन है 23 नवंबर को। अगर बात करें यहाँ पर सियासत के हवाले से, तो PMLN की जानिब से सभी उम्मीदवारों को अपने अपने को टिकट्स दे दिए गए हैं। मुकाबले में कोई पार्टी फ़िलहाल नहीं है। PTI का बाइकाट है, पीपल्स पार्टी सीट एडजस्टमेंट में है, मजहबी जमात इस्लामी बाइकाट है, बाकी कोई नहीं है। आज़ाद उम्मीदवारान है, जैसे चक जुमरा की बात करें तो आज़ाद अली तबस्सुम साहब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। उनके मुकाबले में साबिक लीगी उम्मीदवार अजमल चीमा ही मद्दे मुकाबल है, वसीम अकरम चट्टा है और फराज अनीस का ही उम्मीदवार आना है। सेम जड़ावाला में है, तलाल चौधरी साहब के भाई हैं, बिलाल बदर चौधरी उम्मीदवार हैं PMLN के। उनके मुकाबले में नून लीग के ही साबिक टिकट होल्डर वहाँ पर उम्मीदवार है नवाब शेर वसीर। तो ये मुकाबला दोनों हलकों में, जुमरा और जड़ावाला, नून लीग वर्सेस नून लीग है। उसमें नुकसान भी नून लीग का ही होगा अगर उम्मीदवारों को नहीं बिठाया जाता। शहर की बात करें तो यहाँ पर PP 115 में मियाँ ताहर जमील तो क्लियर है, उनका मुकाबला किसी के साथ नहीं है। बड़े जो है वो लो वेटेज के जो कैंडिडेट हैं वो मद्दे मुकाबल हैं। इसी तरह से शहरयार खान, राना अहमद शहरयार है, उनके मुकाबले में मलिक असगर अली कैसर है। तो इसी तरह से अगर बात करें NA 104 में, तो यहाँ पर राजा रियाज़ अहमद के साहबजादे राजा दानियाल अहमद हैं, तो उनका मुकाबला भी किसी उम्मीदवार के साथ नहीं है। फ़िलहाल तक कोई भी जो है वो समझ लें कि हाई प्रोफाइल उम्मीदवार इस हल्के में मौजूद नहीं है। तो ये एक तरह से वन साइडेड मुकाबला चल रहा है। PMLN को ये एज हासिल है कि उनकी जो सबसे बड़ी पार्टी है अपोजिशन की, वो उनके मद्दे मुकाबल नहीं है। अगर वो आज़ाद उम्मीदवारों को मैनेज कर लेते हैं तो फिर तो ये 5 सीटें ही जीत जाएंगे। वरना आज़ाद उम्मीदवार जो कि एक्चुअली PMLN का हिस्सा ही हैं, अगर वो कहीं डैमेज करते हैं तो ओबियसली वो दोबारा फिर PMLN को ही ज्वाइन करेंगे। इसलिए
कोई फ़िक्र की बात नहीं है, इसी वजह से वो किसी को कैंपेन से रोक भी नहीं मतलब रहे। हम ये देख रहे हैं हाँ, कि ये एक तरफा इलेक्शन कहीं ना कहीं हमें नज़र आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून ही हमें नज़र आ रही है हर कहीं। उमर इसरार खान साहब, आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ कि आप भी इसे एक तरफा इलेक्शन मान रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी इसमें उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करी, दीगर जमातें जो हैं वो भी वॉकआउट कर चुकी है और ऐसे में आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो हम ये माने कि ये नून लीग वर्सेस नून लीग है? जी, इसमें होता कुछ ऐसे है कि कोई भी इलेक्शन, उसको इलेक्शन समझना चाहिए। हम किसी खुशफहमी में नहीं हैं, हम इसको एक मुकम्मल इलेक्शन समझ कर लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह दिन रात एक किए हुए हैं। जहाँ तक बात की है कि फ़लाँ जमात ने बाइकआउट किया है, एक मखसूस जमात है, मैं नाम ले, PTI ने, आप अगर समझते हैं, उन्होंने बाइकआउट किया है। तो कोई भी जमात बाइकआउट बहुत सोच और समझ के करती है। उन्होंने बाइकआउट इसलिए किया है कि उन्हें अवामी रद्द-ए-अमल का अंदेशा है। उनको ये पता है कि लोग उनसे पूछेंगे कि आज जिस फ़ौज की वजह से हम सांस ले रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, आपने उन पे 9 मई पे हमला क्यों किया? लोग ये सवाल पूछेंगे उनसे। वो इन सवालों से बचने के लिए इस इलेक्शन से राह फ़रार इख्तियार किए हुए हैं। कोई भी ये मत समझे कि वो इसलिए इस इलेक्शन से बाहर हैं कि उन्हें ये लगता है कि जब तक हमारा कायद नहीं छूटेगा या हमारे साथ नाइंसाफ़ी ऐसे वैसे, बिल्कुल नहीं। हमने मुकम्मल नाइंसाफ़ियों में बाई इलेक्शन लड़े हैं, PTI की गवर्नमेंट में लड़े हैं और सारे बाई इलेक्शन जीते हैं। मैं ये फैक्ट्स बयान कर रहा हूँ, मैं कोई कहानियाँ नहीं सुना रहा। हमने डस्का का इलेक्शन था, बाकी और इलेक्शन थे, हमने इनकी हुकूमत में मुकम्मल हुकूमती ज़ोर को बर्दाश्त करके वो इलेक्शन लड़े हैं। तो ये भी हिम्मत करें, इलेक्शन लड़ें। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम इस तरह खाली मैदान में इलेक्शन लड़ें और फिर मीडिया और बाकी लोग हमें ये कहें कि एक तरफा इलेक्शन था, आपने तोप से कीड़ी मारी है। तो हम बिल्कुल ये नहीं करना चाहते। हम इनसे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और अवामी वोटों से ही आना चाहते हैं। और इंशाल्लाह आप देखिएगा 23 तारीख को जिन हलकों में अंदेशा भी है, कह रहे अब्दुलरहमान भाई कह रहे नून लीग वर्सेस नून लीग है, इंशाल्लाह जिसके पास मेरे कायद का टिकट होगा वो असेंबली का मेंबर होगा। बिल्कुल, ये जमहूरियत का हुस्न होता है कि तमाम पार्टी जो है इसमें पार्टिसिपेट करें और मुझे लगता है कि बड़ी इररेलेवेंट सी बात लगती है कि कोई एक जमात एक कंपटीशन के डर से पार्टिसिपेट नहीं करी, मैदान में नहीं आ रही। अब्दुर्रहमान, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम फैसलाबाद के 500 हलकों के हवाले से बात करें, बड़े मेजर हलके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी रहे हैं, तो किस हलके में जो है वो ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन देख रहे हैं? इस पर मैं आपका जवाब लाजमी जानूंगी, लेकिन वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं जी बाई इलेक्शन जो कि 23 नवंबर को होने जा रहे हैं। बड़ा मैदान है और तमाम लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। जो वोटर्स हैं वो भी अपने मुंतखब नुमाइंदे जो हैं उन्हें इक़्तिदार में देखना चाहते हैं। अब्दुर्रहमान, ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि मैं बात कर रही थी कि फैसलाबाद के नो डाउट ये 5 हल्के बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं, वो आज़ाद अली तबस्सुम साहब वाला हल्का हो, राजा दानियाल वाला 104 वाला हल्का हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो कोई टफ़ कॉम्पिटिशन हम देख रहे होंगे। तो आपकी नज़र में इन 5 हल्कों में से कौन सा हल्का जो है वो मुस्लिम लीग नून को अगर टफ टाइम दे सकता है? मैं विश शहरी हलकों में तो बेसिकली पार्टी वोट होता है। देखें, कोई भी बंदा शहरी हलकों में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे पता नहीं कोई माजी में जीता हो। अभी मैंने काफ़ी इलेक्शंस में देखा है, शफीक गुज्जर ने लड़ा था, सबक MPA था, हार गया। ख्वाजा इस्लाम कितनी बार MPA रहे, आज़ाद लड़ा, हार गया। आज़ाद शहर में लड़ना और जीतना ये बड़ी मुश्किल होता है। जो अभी PTI के लोग आज़ाद हैसियत में जीते हैं तो उनके पीछे PTI का वोट बैंक था। तो अभी मुझे लग नहीं रहा कि शहर में कोई लीगी उम्मीदवारों को कोई टफ टाइम देने की पोजीशन में है। लेकिन जो बात अगर करें हम देही इलाकों में, वहाँ पे आज़ाद होते भी हैं मुकाबले, जीतते भी हैं लोग। अजमल चीमा माजी में आज़ाद जीते हुए हैं, इसी तरह से ज़फ़र इकबाल नागरा भी आज़ाद जीते हुए हैं, कई लोग आज़ाद जीतते रहते हैं। तो इसलिए देही इलाकों में जो है वो कंपटीशन है कि अजमल चीमा टफ़ टाइम दे सकते हैं, इसी तरह से नवाब शेर वसीर साहब टफ़ टाइम दे सकते हैं। आज़ाद हैसियत में काफ़ी मजबूत हैं, उनके अपने दड़े हैं और कोई 1988 से वो मुसलसल सियासत में है। MPA से शुरू किया सफ़र, फिर MNA बने, फिर मतलब नून लीग का हिस्सा, हर जमात का, पीपल्स पार्टी PTI नून लीग का हिस्सा रह चुके हैं। तो वो सारी सियासत को समझते हैं और फिर जो है वो जिसको हम कहते हैं कि मुकामी है जनावाला में, वो भी उनको एज हासिल है, जबकि जो तलाल चौधरी साहब है वो उस तरह से मकामी नहीं है। तो ये भी बड़ा फ़र्क है। तो ये गांव देहात के जो इलेक्शंस हैं इनकी अपनी ही डायनामिक्स होती हैं।
तो चक जुमरा और जड़ांवाला में मुकाबला है नून लीग ठीक है। का, शहरी हल्के मेरे ख्याल में क्लियर है। सही, बिल्कुल सही। उमर इसरार खान साहब, आप भी अब्दुर्रहमान की बात से एग्री करते हैं? कोई हल्का आप भी समझते हैं कि यहाँ पर टफ़ कंपटीशन या टफ़ टाइम हमें मिल सकता है? नहीं, हम तो हर ही हल्के में अपने आप को समझते हैं कि टफ़ कंपटीशन है और हम टफ़ कंपटीशन करेंगे। मगर जहाँ तक बात है देहाती हलकों की और शहरी हलकों की, यकीन कीजिए जड़ांवाला किसी शहर से कम नहीं। वो एक बिल्कुल एक तरह शहर ही है। जो झुमरा है वो भी शहर है, आपकी एक्सप्रेस वे उधर जा रही है, वो किस शहर से कम है? सही। तो मैं तो इनको भी अब अर्बन सेंटर्स ही समझता हूँ और यहाँ पे भी इंशाल्लाह वही ट्रेंड फॉलो करेंगे जो फैसलाबाद शहर करेगा। लोग अब जमाती लेवल पे आपकी कारकर्दगी की बुनियाद पर अब वोट देते हैं। अब मैंने बहुत कम देखा है कि कोई बंदा आपसे आपकी ज़ात, बरादरी और धड़ेबंदी के तौर पर वोट दे, और मैं ये समझता हूँ इस तरह वोट देना भी नहीं चाहिए। सही। सबसे जो बड़ी बरादरी है वो इंसानियत है। बिल्कुल। अगर कोई शख्स आपको, आप समझते हैं कि वो आपके काम करेगा, आपके काम आ सकता है, अगर आप समझते हैं कि कोई जमात वो आपके लिए बेहतर है, आपको सहूलियात मुहैया करेगी, तो मेरा यही पैगाम है। वो मैं अपनी जमात की बात नहीं कर रहा, वो कोई भी जमात हो, आप बिल्कुल उसे वोट दें। ये ज़ात, बरादरी और धड़ेबंदी से ऊपर बढ़कर हमें इस इलेक्शन के अंदर और कोई भी इलेक्शन आए उसमें वोट देना चाहिए, क्योंकि हम इन्हीं मसाइल में, पाकिस्तान इतने साल से घिरा हुआ है, हम इन्हीं बेसिस के ऊपर पंचायतों में फ़ैसले करते हैं, बिल्कुल। इन्हीं बेसिस के ऊपर हम रिश्तेदारियाँ करते हैं, इन्हीं बेसिस के ऊपर ही हम और मामलात करते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने तो ये ना उस वक्त कोई लिखा कि जट है या राणा है या कोई और है, उन्होंने तो इंसानियत का पैगाम ही दिया था। और अजमी को किसी अरबी पर और किसी अरबी को किसी अजमी हाँ पे जी, वो कोई फ़ौक़ियत फ़ौक़ियत हासिल नहीं, तो उसका पैगाम ये था, तो हम उस पैगाम को भी समझें। और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून धाड़ेगी 23 तारीख को। इंशाल्लाह ये सब हमारे उम्मीदवार जीतेंगे और हम ये सारी सीटें अपनी सीएम की कारकर्दगी की वजह से जीतेंगे। हम उनको ये तोहफ़तन पेश करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से है। अब मैं उमर इसरार खान साहब अगर बात करूँ ना हमारी फैमिली के हवाले से या पंजाब के डायनामिक्स के हवाले से, तो मैंने अक्सर यही सुना है लोगों से भी, हमारे जितने भी फैमिली वाले हैं वो ये कहते हैं कि फैसलाबाद जो है वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था, लेकिन जनरल इलेक्शन हुए इन 5 हल्कों में मुस्लिम लीग नून जो है वो उस हद तक कामयाब नहीं रही, जिसका रिज़ल्ट आपने देखा कि आज हमें फिर बाई इलेक्शन करवाना पड़ रहे हैं। तो दोबारा से वोट बैंक को हासिल करना एक चैलेंज रहा है। इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, होता ऐसे है कि हम कोई भी जमात जब बहुत लंबे इक़्तिदार में रहे तो लोग जो सहूलियात हम उनको मुहैया कर रहे होते हैं वो उसको अपना हक समझ लेते हैं और वो ये समझते हैं कि इससे ये तो हो ही रहा था, ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको आदत हो गई है। वो 20, 25, 30 साल हमने जो उनको डिलीवरी दी, फिर उसके बाद एक ऐसा शख्स या एक ऐसी जमात आए जिसको कभी टेस्ट ना किया हो गया हो, मगर वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, लोगों ने एक चांस लिया, उन्होंने उनको वोट दिया। ठीक है। कई जगह 18 के इलेक्शन में तो वोट भी नहीं दिया, वो धक्के से ही हमसे आप कहें कि सीटें छीनी गई। उसके बाद लोगों ने वोट दिया, वो उनके पीछे लग गए। उसके बाद ये जो परफॉर्मेंस गुजरी है, अब हमारी सीएम का पिछले जो सीएम गुजरे हैं उससे कोई मुकाबला है? सही। किसी तरीके से मुकाबला नहीं है। अब अगर आपको मौका मिला तो आपकी चॉइस बुज़दार थी, मेरे कायद की चॉइस उसकी बेटी थी, ठीक है। उनका परफॉर्मेंस देखें। और ये जो चीज़ें हैं, जब इतना लंबा इक़्तिदार हो ना तो लोग फिर थोड़े से अनॉयड होते। अब जो उनको ये एक धचका लग चुका है, अब मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा वो गलती करेंगे। और ये जो 1.5-2 साल की परफॉर्मेंस है प्राइम मिनिस्टर की, सीएम की, मेरा ख्याल है आउट क्लास है। पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे इस लेवल पे कभी रिकग्निशन ही नहीं मिली जिस तरह हमें मिल रही। हर मुल्क आप जा रहे हैं आपको रेड कारपेट मिल रहा है, तो क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? किसी शख्स को शहबाज शरीफ साहब से तो प्रॉब्लम हो सकती है, उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो वहाँ जाते हैं, हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है जब मुल्क के बड़े बड़े लीडर वो उनको आगे करते हैं कि आप तकरीर कर लें, और उनकी तकरीर के बाद कहें कि अब कहने को कुछ नहीं है। तो ये कोई छोटी बात नहीं। आपके फील्ड मार्शल साहब हैं, उनकी धूम है। और ये जंग जिस तरह हमने जीती है, तो हर मैदान अगर हम सर कर रहे हैं, हम इन हालात के अंदर हर मैदान में परफॉर्म कर रहे हैं,
तो मेरा ख्याल है कि आवाम से एक वोट मांगना तो कोई बड़ी बात बिल्कुल इसी नहीं। तरह से है, और वोट बहुत कीमती होता है, और इस पे जब भी बाय इलेक्शन हो या हमारे जनरल इलेक्शन हो, बहुत सारे लोग घर से नहीं निकलते, लेकिन मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि अपने वोट की ताकत को पहचानें और आप अपना वोट जो है वो सही तरीके से कास्ट करें। अब्दुर्रहमान, आपसे मैं सेम इसी क्वेश्चन पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहती हूँ कि फैसलाबाद जो है मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है, लेकिन इस दफ़ा जनरल इलेक्शन में थोड़ा सा सेटबैक हमें देखने को मिला। अब बाय इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इसमें जो मुस्लिम लीग नून की खोई हुई पॉपुलैरिटी थी वो दोबारा से वापस आती हुई नज़र आ रही है आपको? देखिए, अगर पॉपुलैरिटी के हवाले से बात करें तो PMLN 18 में बहुत पॉपुलर थी। खान साहब की बात ठीक है कि कई जगह पर इनके साथ ज़्यादती भी हुई, लेकिन वो भी होता है ना कि अगला उससे भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। सोशल मीडिया नया नया चल रहा था, उस पर नून लीग अभी भी स्ट्रगलिंग के सूरत हाल में है, अभी भी उस तरह से कामयाबी नहीं हासिल कर पाई जैसे PTI और दीगर जमातों ने की है। तो ये एक बड़ा मसला रहा है कि 18 में बयानिया ऐसा बन गया कि वो बयानिया 2024 में भी वही बयानिया चल गया और नून लीग के पास उसका अल्टरनेट बयानिया कोई नहीं था। नो डाउट डेवलपमेंट बड़ी हुई है, नो डाउट ये 1.5 साल बहुत ज़बरदस्त है पंजाब के हवाले से गुजरा है। सफाई की सूरत हाल आप देख लें, डेवलपमेंट की सूरत हाल देख लें, अमन व अमान की सूरत हाल देख लें, सब कुछ बड़ा ज़बरदस्त वेल बैलेंस्ड रहा है। इकानमी की सूरत हाल भी बेहतर रही है। लेकिन जो बयानिया होता है ना, मतलब जो शहबाज शरीफ की तकरीर की उमर साहब बात कर रहे हैं, अगर वो तकरीर PTI चेयरमैन ने की होती ना, तो आपको पूरे पाकिस्तान में कोई कई अरब रुपए की एडवर्टाइजमेंट इसी पे नज़र आनी थी, तस्वीरें बड़ी बड़ी नज़र आनी थी। लेकिन यहाँ पर शहबाज शरीफ की कोई आप समझ लें उस तरह से एडवर्टाइजमेंट नहीं नज़र आई। पंजाब हुकूमत ने उसको शायद ऑन नहीं किया, या PMLN का जो सोशल मीडिया विंग है उसको उस तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर पाया जैसे PTI करती थी। इस तरह से ये जंग की बात देख लें या दीगर जितने भी आप कह लें कि PTI का बयानिया जो 2018 से 22 के दरमियान था, कोई काम भी नहीं होता था, तो उस पर जलसे तकरीरें बहुत कुछ हो जाता था। यहाँ पे कई चीज़ें हो रही हैं और वो पब्लिक तक उस तरह से नहीं पहुँच पा रही। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट देख लें, वासा के हवाले से अरबों रुपया लगाना देख लें, डेवलपमेंट सड़कों की तमीर पे कई अरब रुपये का बजट है। तो फैसलाबाद को तकरीबन कोई शायद खान साहब 200 अरब रुपया, तो 200 अरब रुपया एक साल में या 2 सालों में मिलेगा। तो उसके अगेंस्ट आप देखें कि फैसलाबाद के लोग उस तरह से ना इलेक्शन में कैश किया जा रहा है इस मामले को, ना सोशल मीडिया पे किया जा रहा है। तो ये गैप मौजूद है जो शायद PTI की नौजवान क़यादत के पास था, और PMLN के लोग जो निस्बतन अब मिडिल एज में जा रहे हैं या बूढ़े हो रहे हैं, वो उस तरह से बयानियाँ नहीं बना पा रहे। ये बड़ा फ़र्क बन के सामने आ रहा है, और ये बाई इलेक्शन में भी यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। उम्मीदवार नौजवान है, लेकिन जो उनके इलेक्शन लड़ने के तरीके हैं वो पुराने ही चल रहे हैं अभी सही। अब तो जदीद दौर आ गया, सोशल मीडिया का टाइम है। ने सारा इलेक्शन सोशल मीडिया पे लड़ा था। बिल्कुल इसी तरह से। इसरार खान साहब, इस पे मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहती हूँ कि जिस तरह अब्दुर्रहमान कह रहे हैं कि यंगस्टर्स का टाइम है और हमारे यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन सोशल मीडिया को आप उस तरह से इंगेज नहीं कर पा रहे, यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, या आप ये समझ रहे हैं कि सोशल मीडिया का जो है इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये मामला तो उस तरह से नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सोशल मीडिया के तकरीबन हर उम्मीदवार का एक अपना भी एक छोटा मोटा आपके लिए अकाउंट वो सेल वगैरह होता है, और पंजाब लेवल पे तो एक ज़ाहिर बात एक जमात का है, फिर हुकूमत का एक अलग आपके लिए सिस्टम है, उसकी तरफ हम नहीं जाते। मगर उसमें कुछ सूरत हाल ऐसे है कि ज़्यादातर हमारे जितने उम्मीदवार हैं वो मिड एज या आप कह लें वो थोड़े वो, क्योंकि जमात के अंदर एक मिक्स है लोगों का। मगर इस दफ़ा बड़ी अच्छी बात है कि तकरीबन सारे ही उम्मीदवार या यंग हैं या कम अज़ कम इतने यंग ज़रूर हैं कि उनमें फुर्ती है, वो तेज़ी है, बात को समझते हैं। राजा दानिया ही इज़ क्वाइट यंग, बिल्कुल। राना शहरी आ रहा है, ही इज़ यंग। हमारे भाई ताहिर जमील साहब हैं, मे बी ही इज़ नॉट यंग एज आई एम, बट स्टिल वो बात को समझते हैं, बहुत एक्टिव हैं। उसके बाद वो बिलाल बदर चौधरी हैं, वो भी कोई इतनी को उनकी ज़्यादा एज नहीं है, ही इज़ इन मिड एज, ही नोज़ एवरीथिंग कि किस तरह आपने करना है। बिल्कुल, यंगस्टर्स वोट बैंक को अपने साथ एंगेज करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस कौम के नौजवान जो हैं वो सियासत में शमूलियत हासिल करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उस मुल्क की डायरेक्शन और तरक्की जो है वो गारंटीड हो जाती है। फर्दर भी बाई इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे जी। वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं 23 नवंबर में होने वाले बाय इलेक्शन के हवाले से। सियासी सरगर्मियाँ अरूज पे हैं, मुस्लिम लीग नून काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया के हवाले से ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि नो डाउट आज का वक्त जो है वो टेक्नोलॉजी का है, आज का वक्त जो है सोशल मीडिया का। हम देख रहे हैं कि CM पंजाब मरियम साहिबा जो हैं वो बड़ा अच्छा सोशल मीडिया का यूज़ कर रही हैं। लेकिन अब्दुर्रहमान, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि यंगस्टर्स के हवाले से, जैसे हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे, बहुत ज़रूरी है इन्हें इंगेज करना। तो मुस्लिम लीग नून की जो तरजीहात हैं वो यंगस्टर्स के हवाले से क्या होनी चाहिए या क्या हैं? क्या आप देख रहे हैं कि यंगस्टर्स का एक बड़ी तादाद जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ मौजूद है? देखिए मविश, ये तरजीहात की बात होती है ना कि जब बुज़दार हटे थे, उसके बाद हमज़ा साहब आए, या उसके बाद जो है वो परवेज़ इलाही CM बने, तो परवेज़ इलाही ने पहले हफ्ते में जितनी भी कमेटियां थीं, जैसे ये FDA थी, FWMC, सब के चेयरमैन लगा दिए थे। उस दौरान हमज़ा शहबाज शरीफ की CM शिप में जो पर्चे हुए थे PTI कारकुनान पे, वो सारे के सारे उन्होंने ख़त्म करवा दिए थे पहले वीक में। ये होती है तरजीहात कि आपने किस तरह से कारकुनान को नवाजना है, लोगों को आगे लाना है। अभी ये देख लें 1.5 साल हो गया PMLN का। PMLN अपनी कमेटियों और दीगर डिपार्टमेंट्स के काम फाइनल नहीं कर सकी। अभी तक बंदे जो है वो लारे पे लगाए हुए हैं जो टिकट होल्डर्स हैं। देखिए, आखिर उन्होंने भी इलेक्शन लड़ना होता है। फिर इसी तरह से जैसे आपने बात की, तो ये किया जा सकता है कि हर यूनियन कौंसिल लेवल पे जो आपके सोशल मीडिया चलाते हैं लोग, उनको आप नोटिफिकेशन दें, उनकी टीमें बनाएं। होता यूँ है कि यहाँ पे टिकट होल्डर्स के रिश्तेदार हैं जो आपने सोशल मीडिया टीमों में भर्ती की हुए हैं। जो सोशल मीडिया प्रेसिडेंट है वो किसी ना किसी MP MNA का रिश्तेदार होगा, और वो सिर्फ इसी बेस पे आ गए हैं। उसके मुकाबले में आप PTI में देख लें, कोई आपको किसी का रिश्तेदार नहीं दिखाई देगा, वो प्योरली मेरिट पे आए हैं। अब मैं एक दिन देख रहा था, PTI जो है वो आपका PMLN के सोशल मीडिया एक हेड का अकाउंट देख रहा था, उसके पता नहीं चंद 100 फॉलोअर थे अपने अकाउंट पे। ठीक है। तो उसके मुकाबले में जो PTI के लोग हैं वो मिलियंस में फॉलोअर है। तो ये बड़ा फ़र्क है कि आप अहदेदारों के चुनाव में ही मेरिट नहीं कर पा रहे होते कि मेरिट पे लोग आगे आएँ, स्टूडेंट्स आएँ, जो इन चीज़ों को समझते हैं वो लोग लाए जाएँ। क्योंकि ये देखें, हकीकत है, आप इससे जितनी मर्ज़ी नज़रें चुरा लें, ये हकीकत बदलने वाली नहीं है। आप किसी का बाइकाट कर दें, TV पे उसको ना चलाएं, लेकिन अगर वो सोशल मीडिया पे यूटिलाइजेशन कर रहा है तो वो तो सबके सामने आ रहा है। तो ये एक हकीकत है, इसको समझना इतना ही ज़रूरी है। 18 में नून लीग ने नहीं समझा, 24 में नहीं समझा, आने वाले इलेक्शन में भी अगर नहीं समझेगी तो कोई और पार्टी टेक ओवर कर लेगी। ये बड़ी पार्टियों के लिए समझना ज़रूरी होता है कि जहाँ पर एक सिस्टम चल रहा होता है, जैसे पहले भी यही बात कर रहे थे कि नून लीग में क्योंकि वो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, अगर नौजवान आगे उन्होंने लाए भी हैं तो उस पर जो असर और सूख है वो फिर भी पुराने लोगों का है। वो अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी या स्ट्रेटजी उस तरह से नहीं बना पाते कि वो असरअंदाज हो सके। उसके मुकाबले में आप देख लें दीगर पार्टियाँ, या स्पेशली PTI की ही मिसाल देख लें, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सोशल मीडिया अभी भी स्टिल, हालांकि उन पे कितनी मुश्किलात हैं, मीडिया बैन है, सब कुछ है, इसके बावजूद वो सोशल मीडिया पे आपको पूरी तरह से एक्टिव दिखाई देगी। बिल्कुल इसी तरह से है। नज़रियाती कारकुन जमातों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। उमर इसरार खान साहब इस बात के तो सभी मोतरफ़ हैं। जाहिर सी बात है, एक ऐसा कारकुन जिसने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो कोई नया आने वाला नहीं ले सकता। लेकिन अगर हम देखें दीगर जमातों की तरफ तो वो नए चेहरों को मौका देते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून के हवाले से अगर बात करें तो हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून अपने नज़रियाती कारकुनों को ज़्यादा मौका दे रही है। नहीं, नज़रियाती कारकुनों को ही तो मौका देना चाहिए। आपने अभी कहा नज़रियाती कारकुनों को। मेरे कहने का ये मतलब है कि हम देखते हैं कि कोई नया चेहरा हमें शामिल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। नया तो एडिशन बहुत ज़्यादा हो गई है अब। और जो हमारी CM है, वो खुद अभी यंग हैं, वो यंग लोगों को जितनी एडवोकेट वो हैं कि नए लोगों को लेकर आना चाहिए, और कोई भी नहीं है। आप हमारी कैबिनेट उठा के देखें, कोई ऐसा शख्स, मेरा ख्याल है अब सिर्फ 2 ऐड हुए हैं, इससे पहले जो पहली कैबिनेट थी कोई ऐसा बंदा नहीं है जो फॉरेन ग्रेजुएट नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है कि उसका वहाँ काम नहीं है और वो उस महकमे के ऊपर लगा दिया गया है। तो बड़ी एक वाइब्रेंट सी हमारी वो कैबिनेट थी, और वो चीज़ अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी ट्रांसलेट हो रही है। देखें, यहाँ टिकट की एक आवाज़ थी, एक बातचीत चल रही थी कि टिकट राजा साहब को मिलेगी या राजा दानियाल को मिलेगी। तो क़यादत ने फ़ैसला किया ना, फिर उन्होंने कहा एक ही बात है, एक ही घर है, हम राजा दानियाल को टिकट देंगे। बल्कि हम वहाँ मीटिंग में वहाँ गए, स्पेशली CM ने वो दानियाल साहब को कहा कि बेटा आपकी उम्र क्या है,
कि शी वॉज अप्रिशिएटिंग कि इतना यंग बच्चा इंशाल्लाह ये असेंबली जाएगा। उस तरह शहरियार साहब हैं, उनकी भी मेरी जितनी उम्र है, मे बी ही इज़ 36, 37, 38। तो ये इस तरह नए लोगों की एडिशन तो हो रही है, मगर ये एक स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। इस तरह नहीं हो सकता कि हमारी जमात में अगर कोई बंदा 2 दफ़ा 3 दफ़ा MP MN है रहा है, उसका आवाम के साथ ताल्लुक़ भी है, तो ये उसका डिस्क्रेडिट बन जाए क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा है, तो अब वो आउट है। पैमाना तो होना चाहिए कि वो कितना एक्टिव है, राब्ता कितना है। हमारे कई ऐसे मेंबरान हैं, असेंबली हैं, जो बेशक उनकी उम्र हमसे काफ़ी ज़्यादा है, बट दे आर मोर एक्टिव दैन अस। वो सुबह 7 बजे उठ के और रात 12 बजे सोने वाले लोग हैं, हम शायद उतना काम भी ना कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि इसको एज के साथ कनेक्ट करना कम और परफॉर्मेंस के साथ करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी यंग बंदे में जज्बा है, वो जमात के लिए काम करे, अपना टाइम दे, अपने वसाइल दे, तो क्यों नहीं जमात ओन करेगी। आज जमात मुझ जैसे लोगों को ओन नहीं करती, आज जमात राय दानियाल जैसे और बाकी लोगों को ओन कर रही है जमात। ऐसी बात नहीं है जमात ओन नहीं करती। अगर कोई ये समझे घर बैठे उनको वो जमात, तो इस तरह नहीं होगा। हमें थोड़ा बहुत जमात के लिए काम करना पड़ेगा, फिरना पड़ेगा, और फिर जमात ऐसा नहीं हो सकता कि आप फिर जमात की क़यादत से उजल रहे हैं। सही, बिल्कुल इसी तरह से है। बिल्कुल आपने वो बड़ी खूबसूरत बात की है कि नज़रियाती कारकुन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जी, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें कि यंगस्टर्स का रोल वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद के हवाले से बात करें, नो डाउट बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बेहतर हुआ है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ फैसलाबाद के सियासी मसाइल क्या नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए, अभी जितने भी मसाइल थे ADP में उनकी निशानदेही हुई, फिर उसके अलावा फ़ंड्स रखे गए। सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है, उसके लिए ह्यूज फंड रखे गए हैं। तो ये मुझे उम्मीद है कि मसला हल हो जाएगा। शायद कोई 80 करोड़ है खान साहब, नहीं, कोई 20-22 के 20-22 करोड़ के करीब फंड्स रखे गए हैं जो इस साल लगेंगे। तो काफ़ी हद तक गुलाम मोहम्मदाबाद, लीटा, ये गुलस्तान कॉलोनी या जितने भी इलाकों में मसाइल थे वो हल हो जाएंगे। इसी तरह से रोड्स की रिहेबिलिटेशन के मसाइल थे, ये शिवपुरा रोड है, समुद्री रोड है, तो ये सारी की सारी रोड्स की क्योंकि रिहेबिलिटेशन अब्दुर्रहमान, अगर हम देखें ना फैसलाबाद के हवाले से, तो फैसलाबाद के आवाम जो है वो चाहती है कि इनके मसाइल हल हो। मुस्लिम लीग नून है या कोई आज़ाद रहनुमा आते हैं, लेकिन मसाइल हल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्दर भी बाई इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे जी। वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और अब प्रोग्राम में बात करते हैं जी सराफा मार्केट में गोल्ड की प्राइस क्या चल रही है। कीमतों के हवाले से बात करें तो ये गुज़श्ता एक पूरा महीना जो है हम देख रहे हैं कि सोने की कीमत को लेकर बड़ा उतार चढ़ाव कीमत में नज़र आया है। कभी सोना हमें महंगा होता हुआ दिखाई दिया है, कभी सस्ता होता हुआ दिखाई दिया है। इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं वो इस टाइम तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, परेशान हैं कि आखिर कीमत जो है वो कितनी सस्ती होती है या कम होती है। आज के रेट के हवाले से बात कर लेते हैं जी। आज जो एक तोला का सराफा मार्केट में जो प्राइस चल रही है वो 4,23,880 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। 10 ग्राम के हवाले से बात करें 3,63,415 में 10 ग्राम गोल्ड फ़रोख्त हो रहा है। नो डाउट हम देख रहे थे कि ये 4.5 लाख तक पहुंचा, 4,70,000 तक पहुंचा, लेकिन अब कीमत जो है वो कम होती हुई दिखाई दी। लेकिन अभी भी जो सोना है वो आम इंसान की पहुँच से काफ़ी ज़्यादा दूर है। गरीब के लिए सोना ख़रीदना अभी भी एक ख्वाब है। इन्वेस्टमेंट के हवाले से मिली जुली सी राय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट अच्छी बात है और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसमें अब इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि अनसर्टन सी सिचुएशन है। करेंसी के रेट देख लेते हैं जी। आज की जो करेंसी के रेट हैं वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले यूरो की कीमत के हवाले से बात करें तो यूरो की बाइंग पावर जो है वो 331.95 है और 335.45 में फ़रोख्त किया जा रहा है। सऊदी रियाल की बाइंग पावर जो है वो 75.7 है और 76.35 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएई दिरहम के हवाले से बात करें 76.8 में बाय किया जा रहा है और 77.8 में सेल किया जा रहा है। यूके पाउंड के हवाले से बात करें 381.1 में बाय किया जा रहा है और 384.1 में फ़रोख्त किया जा रहा है। US डॉलर की कीमत देखा जाए तो इसकी बाइंग के लिहाज से 282.5 है और 282.8 में फ़रोख्त हो रहा है। यूके पाउंड की कीमत में 1 रुपया इजाफा हमने देखा है। US डॉलर जो है वो हमें मुस्तकिम दिखाई दे रहा है। मजमूई तौर पे करेंसी जो है वो हमें इनके रेट में एक सर्टन सिचुएशन दिखाई दे रही है। अलबत्ता जी जो दीगर मामला हैं गोल्ड के वो थोड़ी सी अनसर्टन सिचुएशन का शिकार हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि आने वाले दिनों में गोल्ड सस्ता होता है या महंगा होता है, लेकिन इतना ज़रूर होना चाहिए कि एक आम इंसान ख़रीद सके इसे,
शादी में बतौर गिफ्ट देने के लिए अपनी बेटियों के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेडिशन का बड़ा हिस्सा रहा है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे फैसलाबाद की सियासत के हवाले से, ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। नो डाउट सियासी गहमा गहमी अरूज पे है, काफ़ी ज़्यादा हम आज़ाद उम्मीदवार हैं या मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, टिकट होल्डर्स हैं, वो मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे फैसलाबाद के सियासी मसाइल। अगर सियासी मसाइल हल होंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो शहर है इसमें डेवलपमेंट भी आ रही है, इसमें बेहतरी भी आ रही है। उमर इसरार खान साहब, आपसे मैं सेम इसी क्वेश्चन पे पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप हमेशा से आवाम के हवाले से बात करते हैं, आवाम की राय आपके लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है, आवाम के मसाइल आप समझते हैं, देखते हैं। तो फैसलाबाद के सियासी मसाइल क्या हैं, शहरी मसाइल किस तरह से देख रहे हैं? जी देखिए, जब जहाँ तक तो आप बात करी ना मसाइल की, तो मैंने आपको पहले भी बयान किया है कि जिस तरह एक ट्रांसपोर्ट, अच्छी सफरी सहूलत वो होना लाजमी है, हॉस्पिटल्स का निज़ाम होना किसी भी माशरे में लाजमी है। उसके अंदर आपने देखा है कि पहले कुछ दवाइयों का कुछ इशू था, फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं लोगों को अब जब से सीएम ने इनिशिएटिव लिया है। उसके बाद जो ये सफाई का निज़ाम है, सबसे तो मेन ये वो आप कहें लोगों को शिकायत रहती थी, इशू रहता था। अब जब लोग दूसरे सूबों से यहाँ आते हैं, वो एक ही बात हमें करते हैं कि इस किस्म की सफाई हमने नहीं देखी। जहाँ तक आप फिर बात दूसरी पानी के और सीवरेज के निज़ाम की है, वो एक ख़तीर रकम रखी गई है। पहले कुछ बारिशों की वजह से उस मंसूबों पे काम शुरू नहीं हुआ, और अब चूंकि जब एक दफ़ा इलेक्शन स्केड्यूल आ जाए तो किसी भी किस्म का तरक्याती काम वो नहीं होता। तो जैसे ही ये इलेक्शन ख़त्म होगा, इंशाल्लाह ये सीवरेज का निज़ाम और आपके साफ़ पानी का निज़ाम ये आप बेहतर देखेंगी। और तकरीबन जितना वो लंबा चौड़ा स्टडी के बाद प्रोजेक्ट बनाया गया, अगले 20 से 25 साल के लिए फैसलाबाद के ये मसाइल तो मैं समझता हूँ हल हो जाएंगे। जहाँ तक बात है सड़कों की, बिल्कुल देखें, इतना लंबा गैप है, एक इतने सालों का गैप है जिसको हम फिल कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 4-5 साल जो पिछली गवर्नमेंट गुजरी है उसके अंदर तो काम कोई नहीं हुआ। तो उस वजह से जो सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, ख़ास तौर पर जो मेन सड़कें हैं उनकी रिहेबिलिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए भी पैसे रखे गए हैं। और वो बिल वो प्रॉपर एडीपी में अप्रूव हो चुके हैं, उनकी मेरे ख्याल से टेंडरिंग भी हो गई है। सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ार है कि ये इलेक्शन जैसे ही गुजरे, क्योंकि इलेक्शन स्केड्यूल में जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ंड्स नहीं लग सकते, तो इंशाल्लाह ये भी काम, तो फैसलाबाद के मसाइल ओवरऑल बैठ कर एक ही दफ़ा हल होने जा रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अनकरीब शायद इलेक्शन से पहले हो जाए या इलेक्शन के बाद हो जाए, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ऑफ जो है ना, जो हमारी नई मेट्रो वो होगी। और ये वो आम मेट्रो नहीं है, ठीक है, जिस तरह हमारी उधर पिंडी में या लाहौर में बनी है या मुल्तान में बनी है। इसका ट्रैक तो ज़रूर डेडिकेटेड होगा, मगर आपने शायद एक वायरल वीडियो सोशल मीडिया पे देखी हो, जो ट्रैम की शक्ल की एक बस है, मगर ट्रैम, क्योंकि उसको ट्रैम इसलिए कहते हैं, वो ट्रेन और उसका एक मिक्स है, वो ट्रैक पे चलती, बट ये ट्रैक के बगैर ही टायरों वाली है। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है, जदीद तरीन। क्योंकि अब अगर हमने 10 साल 20 साल बाद भी अगर मेट्रो बनानी है और वही उस दौर की बनानी है तो फिर क्या फ़ायदा। तो फैसलाबाद को वो जदीद जो है मेट्रो, उसका भी इंशाल्लाह इनाग्रेशन वो भी हो जाएगा। तो सारे ये जो फैसलाबाद के मसाइल हैं ये हल होंगे, और जब ये सिटी सेंटर, जब इसके मसाइल हल होंगे तो दीगर जो मुल्हिका देहात हैं, छोटे कस्बे हैं, इलाके हैं, उनके मसाइल भी हल होंगे। बिल्कुल सही बात है, जिद्दत आनी चाहिए। और नो डाउट मुस्लिम लीग नून जो है पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से भी बात करें, इस जिद्दत को अपना रही है, और उसका हम कहीं ना कहीं मुजाहरा भी करते हुए देखते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, वो इलेक्ट्रो बस सर्विसेज हो। और फैसलाबाद के लिए इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी कि यहाँ पर मेट्रो, जो कि फैसलाबादियों का एक ख्वाब था, वो ख्वाब पूरा होता हुआ हमें दिखाई देगा। अब्दुर्रहमान, अगर हम बाई इलेक्शन के हवाले से बात करें, मुझे ये लग रहा है कि ये जो बाई इलेक्शन है ये आने वाले जो जनरल इलेक्शन होंगे उसकी सिमत का भी तयन करेंगे। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि अक्सर औकात ये देखने में आता है कि बाई इलेक्शन अपोजिशन पार्टियां जीत रही होती हैं, क्योंकि हुकूमत से लोग मायूस होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो डिफरेंट सूरत हाल होगी कि इलेक्शन 5 के 5 ही PMLN या उसके हमायत याफ्ता लोग जीत जाएंगे। इसी तरह से दीगर जितने भी अजला में हो रहे हैं वहाँ पर भी उनका कोई मुकाबला किसी के साथ नहीं है। PMLN हर जगह पे मजबूत है। तो अभी जो बाई इलेक्शन अगले हुकूमत बनाने के कोई साल 1.5 साल में होने जा रहे हैं, वो PMLN जीतने की पोजीशन में है। और ये बहरहाल एक बड़ी मजबूत होती है सूरत हाल
कि हुकूमत जो पहले से प्रोविंशियल में है, मरकज़ में है और बड़ी मजबूत है, तो उनको मज़ीद नए बंदों की एडिशन हो जाएगी, उनके कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होता है, लोगों को भी आइडिया होता है कि हुकूमत की जो पॉलिसीज़ है जिनकी वजह से मज़ीद लोग उनके साथ ऐड हो रहे हैं, तो यकीनन ये हुकूमती कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है। जैसे मरीम नवाज़ साहबा ने बतौर CM नई महकमे बिल्कुल, इंट्रोड्यूस हम करवाए। तो यही चाह रहे हैं कि 23 नवंबर को एक बड़ा मैदान सजेगा जी, और आवाम जो है वो सिंध घर से बाहर निकले, वोट कास्ट करे, और वोट एक ज़िम्मेदारी होती है और इसे ज़िम्मेदारी को बड़े अच्छे से सरअंजाम देना चाहिए शहरियों को। बहुत शुक्रिया उमर इसरार खान साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, अपने प्रोग्राम के हवाले से प्रोग्राम में वक्त दिया। फैसलाबाद के सियासी मसाइल भी हमने समझे, फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून कितनी मुतहरिक दिखाई दे रही है, इस पर भी बात हुई है जी। वक्त हुआ है यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और अब बात करते हैं खाना पकाने के हवाले से। और खाना पकाने में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो आज क्या बनाया जाए। सब्जियां जो हैं उनकी कीमतों में रोज़ाना रद्दोबदल आता है। चिकन की कीमत भी हम देखते हैं कि कभी आसमान से बातें कर रही होती है और कभी एक आम इंसान की पहुँच में हमें दिखाई देती होती है। ऐसे में आज के भाव हम सेगमेंट तरतीब देते हैं ताकि आप मार्केट जाने से पहले सब्जियों की कीमत जान जाएँ कि आज अगर प्याज सस्ता हो रहा है या महंगा हो रहा है, टमाटर जो हैं आज भी महंगे हैं या सस्ते हैं, ताकि जब आप मार्केट में जाएँ तो आपके लिए आसानी हो। तो चलते हैं हमारे आज के भाव सेगमेंट की जानिब। मोहम्मद अली नारू हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अली नारू, बताइएगा कि आज मार्केट में क्या सिचुएशन, क्या कीमत देख रहे हैं फलों और सब्जियों की कीमत को लेकर? जी बिल्कुल, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज़ पीर की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गा गोश्त साहब का कीमत पर कायम रहता हुआ 410 रुपये फ़ी किलो, मार्केट में 450 से लेकर 500 रुपये फ़ी किलो तक दस्तियाब है। अंडा फार्मी 1 रुपये महंगा हुआ है और कीमत 341 से बढ़कर 342 रुपये फ़ी दर्जन हो चुकी है। अगर सब्जियों को कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो बड़े पैमाने पर रद्दबदल देखा गया है। आज आलू कच्चा छिलका की कीमत 10 रुपये कमी के बाद 90 रुपये से कम होकर 80 रुपये, मार्केट में 90 से 100। प्याज 10 रुपये कमी के बाद 135 से कम होकर 125 रुपये, मार्केट में 200। टमाटर 30 रुपये सस्ता होता है 140 से कम होकर 110 रुपये, मार्केट में 150 से 200 रुपये। अदरक चाइना 100 रुपये महंगा हुआ है, 400 से बढ़कर 500 और मार्केट में 550 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है। लहसुन हरनाई की कीमत में 20 रुपये सस्ता हुई है और कम होकर 290 से 270 रुपये फ़ी किलो हो गई है। मार्केट में 300 से 350 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है। सब्ज़ मर्च की कीमत बगैर अदोबदल के 70 रुपये फ़ी किलो रही है और मार्केट में 100 से 150 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है। फूल गोभी 25 रुपये सस्ती होती 75 से कम होकर 50 रुपये, मार्केट में 70 से 100। बंद गोभी साहब का कीमत पर कायम रहती हुई 150, मार्केट में 140। घिया कद्दू 5 रुपये महंगा होता 75 से बढ़कर 80 रुपये, मार्केट में 110। और बैंगन अपनी साहब का कीमत पर कायम रहता हुआ 40 रुपये, मार्केट में 70। मटर 20 रुपये सस्ते होते 310 से कम होकर 290, मार्केट में 450। पालक 50 रुपये और मार्केट में 60 रुपये में दस्तियाब है। शिमला मिर्च 10 रुपये सस्ती हुई है 300 से कम होकर 290 रुपये, मार्केट में 320। भिंडी दोरी 10 रुपये सस्ती होती 120 से कम होकर 110, मार्केट में 200। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इनार और तफसीलात से आगाह करने के लिए। जी बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं आज के भागती दौड़ती ज़िंदगी के हवाले से। हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ हो गई है और अक्सर औकात हम खाने को बड़ा निगलेक्ट कर देते हैं, या कभी खाना खा रहे होते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हम कितना खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्या जो खा रहे हैं वो हमारी सेहत के लिए ठीक है या नहीं ठीक है। अक्सर हम लाशऊरी तरीके से खाना खा रहे होते हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारा वेट गेन भी हो रहा होता है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, वेट लॉस की जानिब जा रहे होते हैं। तो माइंडफुल ईटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम खाने का जो निवाला है उसका टेक्सचर महसूस कर सकें, उसकी खुशबू, उसका टेस्ट हमें रियलाइज़ हो, जो कि हमारे जिस्म की तवानाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भूख को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम आज के दौर में माइंडफुल ईटिंग को मद्देनज़र नहीं रख रहे। अगर नहीं रख रहे तो हमारी सेहत पर किन किन नुकसानात, कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं। अगर हम माइंडफुल ईटिंग कर लें तो हमारी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे जी। और इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर बेजाद अफसल साहब ने। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फूड एंड न्यूट्रिशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक है। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपके इन्विटेशन का शुक्रिया, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है जी।
आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस Thank you, प्रोग्राम। thank you. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी आज के दौर के हवाले से। मैं अक्सर बात करती हूँ कि हम ना एक रैट रेस दौड़ रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम क्यों भाग रहे हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में ना सबसे ज़्यादा निगलेक्ट हम हमारे खाने को कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि खाने की जो अहमियत है ये हमारी ज़िंदगी में क्या होनी चाहिए और हम इसे किस तरह से लेकर चल रहे हैं? देखें जी, सबसे पहले खाने की बात, तो खाना क्या चीज़ है, इस सब बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है कि हमारी ज़िंदगी की जो एग्जिस्टेंस है ना वो डिपेंड ही खाने पे कर रही है। अगर हम लोग खाने को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो फिर डेफिनेटली हमारी जो सस्टेनेबिलिटी है वो उसको रिस्क पाया जाता है। वो जो है आप उसको जो फिर निगलेक्ट करेंगे तो फिर डेफिनेटली वो चीज़ हमें निगलेक्ट जो है हमें इन दी शेप ऑफ जो डिजीज़ आना शुरू हो जाती है। सही। तो खाना जो है, आपने जैसे मैंने आपको कहा है कि एंशिएंट लाइफ से जो है डेफिनेटली ट्रेडिशन था कि खाने के ऊपर लोग मोर फोकस करते थे। ठीक है। तो सबसे जो मेन घर का जो इवेंट होता था वो खाने का टाइम होता था। अगर हम लोग अपने बुज़ुर्गों की लाइफस्टाइल का देखें तो वो वैल्यू देते थे खाने को, खाने के टाइम को। ये नहीं होता था खाने के टाइम पे प्रॉपर बैठते थे, हाथ वॉश करके, वॉशिंग का हेड करके, प्रॉपर चटाई बिछा के बैठ के सब लोगों को इकट्ठा एक जगह पे करके जो है वो उसको खाने को तरतीब देते थे और खाते थे प्रॉपरली। और खाने के दौरान फिर जो जैसे आजकल जो सबसे बड़ा इशू है ना, जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन भी करेंगे कि डिस्ट्रैक्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो तब वो डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती थी, सही। तो पूरे ध्यान से खाते थे, उसको वैल्यू देख के उसको एक्चुअली फील करके खाते थे ठीक है। कि यार ये खाना क्या है, हम इसको क्यों खा रहे हैं और इसकी अहमियत क्या है। जब किसी चीज़ को वैल्यू देंगे ना तो डेफिनेटली वो हमें उसके अपोजिट में डेफिनेटली हमें भी वैल्यू देगी, उसके रिवार्ड में हमें वैल्यू देगी। अगर हम खाने को वैल्यू देंगे ना तो फिर डेफिनेटली खाना भी उसके अगेंस्ट हमें फिर रिवार्ड देता है। जब हम लोग करंट एरा में जो हमारा जो डिस्ट्रैक्टेड एरा है इसमें हम लोग खाने को वैल्यू नहीं दे रहे। जब हम खाने को वैल्यू नहीं दे रहे तो फिर उसके अगेंस्ट जो है वो हम लोग फिर वो हमें वो खाना भी रिवर्सिबल हमें एक्शन आ रहा है। देखिए ना, हम लोग जो करंट एरा हम देखें तो उसमें जो 3 चीज़ें जो मेजर जो है ना हमारी लाइफस्टाइल को जो है वो हर्ट कर रही हैं। सही। कि सबसे पहले हम लोग अनहेल्दी डाइट, सबसे पहले उसके बाद अनहेल्दी जो है हमारा जो आप इन्वायरमेंट है आप देखें उसका है, और तीसरा मेजर जो रोल है ना वो अनहेल्दी जो हमारी हैबिट्स हैं, हमारा बिहेवियर है, ठीक है। हमारा लाइफस्टाइल जिसको हम लोग कह रहे हैं ना, उसमें सारी चीज़ें आ रही हैं। ये 3 चीज़ें फैक्टर्स जो मिला के ना हमें वो बीमार करें। अब देखें ना कि इस करंट एरा में हर बंदा जो किसी ना किसी मसले का शिकार है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें जो करंट एरा में जो बिज़नेस सबसे ज़्यादा ग्रोइंग कर रहा है ना वो हॉस्पिटल्स का है और मेडिकल स्टोर्स का है। कि आप जब भी देखें किसी भी बंदे से बात करें ना तो वो आपको कोई ना कोई बताएगा कि यार मैं ये मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ, और वो खाना खाना भूल जाते हैं लेकिन मेडिसिन खाना नहीं भूलते कि यार ये खाना खाने से पहले यार ये मैंने ये मेडिसिन खानी है तो फिर मैं खाना खाऊंगा। बिल्कुल। इससे पहले ना मेडिसिन का कॉन्सेप्ट ये होता था कि जैसे इंसान 40 क्रॉस कर रहा है, 50 क्रॉस कर रहा है, हम तब देखते थे कि मेडिकेशन अमूमन लेनी पड़ती थी, लेकिन आजकल हमारे यंगस्टर्स का ये मसला हो गया है। लेकिन अगेन बात आती है कि हमारा लाइफस्टाइल उस तरह से नहीं है, हमारे को जो हमारी अपनी तरजीहात हैं वो बदल गई हैं, जिसकी वजह से हमारा लाइफस्टाइल जो है वो मुतासर हो रहा होता है। डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि माइंडफुल ईटिंग के हवाले से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिएगा कि शौरी तरीके से खाना क्या होता है और इसके साथ साथ इसके इंसान की सेहत पर फ़ायदे क्या हैं। देखिए, मैंने आपको जो चीज़ बताई 2 इसमें कंसेप्ट हैं, दोनों बताता हूँ आपको। पहले माइंडलेस ईटिंग, जिससे ये निकला है, फिर हमें माइंडफुल कंसेप्ट की तरफ आना पड़ा है। जो हमने पहले डिस्कस किया सारा कि माइंडलेस ईटिंग क्या है, कि सबसे पहले हम विदाउट एनी बॉडी हंगर या इंडिकेशन, आपकी बॉडी के ना सिग्नल्स होते हैं, वो आपको सिग्नल्स देते हैं किसी भी काम करने के लिए। हम लोग उन सिग्नल्स को जो है वो निगलेक्ट कर, ठीक है, उनको नहीं देख रहे खाने के टाइम। अपने जो 5 सेंसेस दिए हैं अल्लाह ताला ने हमें, जो है ना 5, जैसे कहते हैं ना टच की सेंसेस है, टेस्ट की है, सूंघने की है, देखने की है, और जो आपको जो है ना सुनने की, ये 5 सेंसेस अल्लाह पाक ने हमें दिए हैं कि यार इनको यूज़ करना है कोई भी काम करते हुए। स्पेशली हम देखें ना उनको यूज़ कर, जैसे आप लोग देखें कोई भी मूवी देखते हैं तो हम फुल अटेंशन के साथ उसको देखते हैं कि यार उसको देखें, लेकिन जो हमारी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है खाना, उसको हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे कि हम लोग सबसे पहले जो है ना ये नहीं देखते कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना उसमें जो एटीट्यूड डेवलप करना है हमने, अपना बिहेवियर। कि हम लोग माइंडलेस में क्या करते हैं, अच्छा यार दिल किया, बॉडी ने सिग्नल दिया, नहीं दिया, उसको नोट नहीं किया, खाना शुरू कर दिया। खाने की प्लेट सामने पड़ी है, उसको नहीं देखना कि यार ये इसकी वैल्यू क्या है, कितना खाना डालना चाहिए। ओवर खाना डाल लेंगे बड़ी प्लेट में ना, हम बड़ी प्लेट लेंगे, ओवर खाना डाल लेंगे, बाद में चाहे वो वेस्ट हो, ठीक है ना। पाकिस्तान में को आपकी वेस्टेज जो है वो पोस्ट हार्वेस्ट भी और खाना खाने के बाद भी है। हम लोग खाना का 1/3 नॉर्मली जो है हम लोग खाने का वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि अगर हम देखा जाए तो हमारी जो पाकिस्तान है ये वर्ल्ड रैंकिंग में हमारी जो 40% से ज़्यादा जो हमारी पॉपुलेशन होगी है ना, वो
इनसिक्योर हो गई है, उसको फूड की अवेलेबिलिटी सिक्योरिटी नहीं है। जैसे कहते हैं ना, फूड सिक्योरिटी के अंदर दो चीज़ें एलिमेंट्स वो आते हैं कि आपको खाना अवेलेबल भी हो और अफोर्डेबल भी हो। हम लोग हमेशा जो फूड सिक्योरिटी की बात होती है, यार खाना अवेलेबल हो जाए। यार खाना अवेलेबल, जैसे मार्केट में एक चीज़ पड़ी है, मेरे सामने पड़ी है, लेकिन उसकी प्राइस ही इतनी है, मैं उसको ले नहीं सकता। अफोर्डेबल नहीं है तो किस तरह से हाउ वी कैन गो फॉर द फूड सिक्योरिटी। अब देखें ना, पूरी दुनिया के अंदर जो है ना, वो नया जो कंसेप्ट आ रहा है ना, वो फूड सिक्योरिटी का आ रहा है। तो उसी से रिलेटेड जो है ना, ये माइंडफुल जो हीटिंग है ना, ये एक नया कंसेप्ट है हमारी सोसाइटी में। अगर हम लोग देखें जाए ना, इसका स्टार्ट जो है वो बुद्ध मत के जो लोग हैं ना, उनसे स्टार्ट, अगर हम इसकी हिस्ट्री पढ़े ना, उधर से स्टार्ट हो रहा है कि वो जब भी अपने पैरोकार जितने थे बुद्ध मत के, उनको कहते थे कि यार आप लोगों ने सबसे जो वैल्यू जो चीज़ देनी है ना, अपनी जो खुदा के बाद, नो डाउट वो बुतों को पूछते थे, जैसे भी है वो अपना बुद्धा बना के उसको होता, लेकिन उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो खाने को देते थे। इवन कि वो मतलब स्पेशली बैठ के हैंड वॉश करके, वॉशिंग ये ईच एंड एवरी प्रॉपर्ली बैठ के और अपनी फैमिलीज के साथ करते थे। और फिर यही कंसेप्ट जो है यूरोप ने लिया 90s के दौर में, जो यूरोप ने इस तरफ लेके आया कि व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ द हंगर। और अब उसी जो कंसेप्ट को जो है लेके आए हैं हमारी सोसाइटीज़ के, हम लोग इसके ऊपर काम करें काफ़ी ना, कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि अपने सेंसेस को 5 को देखना है कि माइंडफुल हीटिंग में यार कि हमारे सेंसेस वो मांग रहे हैं, हमारी बॉडी सिग्नल्स, हमारा स्टमक जो है वो डेफिनेटली, आपका जितना ब्रेन है वो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है। तो आपका जो स्टमक है, जब उसको रियल टाइम में हंगर फील होगी ना, माइंडफुल हीटिंग में यही है कि जब आपको रियल टाइम में हंगर फील हो ना, तो तब आपने खाना खाना। ठीक है। उसके बाद सोचें, आपके पास जब खाना आ गया तो डेफिनेटली उस खाने को, बल्कि अराइव वेट करें जब खाने के लिए, स्पेशल बैठें, टाइम निकालें। ये नहीं कि अच्छा यार काम करते हुए कंप्यूटर पे बैठे हैं, मोबाइल है यार, अच्छा आ गया खाना, किसी ने दे दिया, खान साहब ने दे दिया, या वालदा ने दे दिया, या मिसेस ने दे दिया, किसी ने दे दिया, तो उसको खाना शुरू कर दिया। नो, जस्ट प्रॉपर्ली उसके लिए वेट करें खाने के लिए। ठीक है। उसको जस्ट अराइव हो, उसको कहते हैं अराइवल ऑफ द फूड। फर्स्ट सेकंड अपने अराइवल ऑफ द फूड, कि खाने का अराइवल आ गया, उसको वैल्यू दें। हमारे यहाँ आज के प्रैक्टिस बताएं क्या है, अगर हम सब लोग डाइनिंग टेबल पे भी बैठ रहे हैं तो हमारा फ़ोन हमारे हाथ में है, ठीक है, खाने का इंतज़ार नहीं होता। हम देखते हैं कि खाना आ गया, ठीक है, हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ हम खाना स्टार्ट कर रहे हैं। यही जो तरीकाकार है, आप सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम कर रहे होते हैं, लंच के टाइम क्योंकि ऑफिस में गुजर रहा होता है, तो तभी एक तरफ काम कर रहे होते हैं, साथ साथ खा रहे होते हैं, और फिर हम शिकायत करते हैं जी हमारा वेट बढ़ गया है। कुछ लोगों को ये मसला होता है कि उनका वेट लॉस हो रहा है। इसके साथ साथ इंसान की ज़िंदगी के कौन कौन से अवामिल हैं जो कि मुतासिर हो सकते हैं? देखिए, जो चीज़ है ना, सबसे जो माइंडलेस ईटिंग से मुतासर हो रही है, वो हमारी इमोशंस, हमारा बिहेवियर हो रहा है, ठीक है, और उसी से जुड़ा है फिर हमारे जितना भी, अगर हम लोग माइंडलेस ईटिंग से खाते हैं ना, तो आपका जो स्टमक है वो 30 से 40% लेस वर्क करता है। ठीक है, कि आपने देखें, आपका माइंड है ना, वो सिग्नल दे रहा है, जैसे हम खा रहे हैं, तो अगर 100% जैसे माइंडफुल ईटिंग का कंसेप्ट है, उस पर फोकस करके खा रहे हैं, तो वो आपके जितना भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको प्रॉपर्ली काम कर रहा है, वो खाने को हजम करने पे लगाता है, वो प्रॉपर्ली वो काम कर रहा है। ठीक है। आपका मैदा जो है ना, वो डेफिनेटली स्टमक, वो प्रॉपर्ली उसको खाने को हजम कर रहा है। लेकिन जब आपने साथ मोबाइल, साथ आपने स्क्रीन चलाना शुरू कर दी, तो आपका माइंड उधर भी डिस्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, कि हम लोग नावल पढ़ना शुरू करते हैं, अखबार, कुछ भी हम लोग देखना शुरू कर देते हैं, तो फिर डेफिनेटली वो आपकी जो बीमारी यहीं से स्टार्ट होती है, जब आपका खाना प्रॉपर्ली हजम नहीं होता। याद रखें कि आप पिछले दौरों में जो अच्छे हकीम लोग होते थे या डॉक्टर्स होते थे, तो सबसे पहले वो स्टार्ट ही आपके स्टमक से करते थे। कोई भी बीमारी का इलाज आपके स्टमक से करते थे। बिल्कुल। अभी हमें हमारा जो बिहेवियर है इसमें डेवलपमेंट आने की बड़ी ज़रूरत है। आज से अगर हम 10-20 साल पहले देखें, हम खाने के आदाब बच्चों को सिखाते होते थे, लेकिन आज के टाइम पे हम जी सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया हमारा, तो बच्चों को खाने के आदाब भी नहीं सिखाए जा रहे, जिसकी वजह से सेहत बड़ी मुतासर हो रही है। फर्दर भी इस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे जी। वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस। सिटी एट 10 में एक बार फिर आप लोगों को खुश आमदीद। बात कर रहे हैं जी माइंडफुल ईटिंग, शऊरी तौर पे खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के हवाले से बात करें तो हमारी आदत में ये चीज़ नहीं शामिल है। हम देख रहे हैं कि हम बड़ा फटाफट खाना खा रहे हैं या तो बग़ैर ज़रूरत के खाना खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि खाना बहुत कम खा रहे होते हैं। ज़िंदगी हमारी मसरूफ़ हो गई है, लेकिन इस
मसरूफ़ ज़िंदगी से हमें हमारे लिए टाइम बहुत निकालना ज़रूरी है। डॉक्टर बेज़ाद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, 2 तरह के लोग हैं, ये रियल टाइम एग्जांपल से मैं बात करूँगी कि बहुत सारे लोग हैं जो कि मोबाइल यूज़ करते करते खाना खा रहे होते हैं, तो वो 2 से 3 वाले रोटी के खाएँ, उन्हें लगता है कि अब फुल हो गया, अब खाने की गुंजाइश नहीं रही। दूसरी जानिब ऐसे लोग भी हैं जो कि ड्यूरिंग दी मोबाइल यूजिंग या टीवी देखते हुए बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, जिसकी वजह से वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो माइंडफुल ईटिंग के हवाले से अगर बात करें या माइंडलेस ईटिंग के हवाले से बात करें, तो सबसे ज़्यादा ट्रेंड किस बात में दिख रहे हैं? हाँ जी, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये डिस्ट्रैक्शंस है, जैसे कहते हैं ना कि आज मैंने आपको दिया था कि नया कंसेप्ट बात करेंगे, नया कंसेप्ट है कि इमोशनल ईटिंग का। लोगों को नहीं पता कि व्हाट इज़ इमोशनल ईटिंग, कि जैसे कि हम लोग कई बार कहते हैं यार कि ज़्यादा स्ट्रेस है, ज़्यादा परेशान है या उदास हैं, उस पे खाना शुरू कर देते हैं, या ध्यान नहीं। देखिए बात वही है कि ध्यान की बात है कि हम लोगों ने, देखिए हमारी बॉडी, मैंने आपको बताया कि जैसे कि सिग्नल देती है स्टमक के साथ, स्टमक पहले मांगता है कि हमें मुझे भूख लगी है, डेफिनेटली हम लोग खाना शुरू कर देते हैं, तो हमारी बॉडी के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो साथ एक्टिव होते हैं। ट्रिप्सन जो है ना, हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, डेफिनेटली जब आप खाना कंप्लीट कर लेते हैं, आपकी बॉडी सिग्नल देती है कि खाना बस कर दें। ठीक है, खाना जब बस कर देते हैं तो वो एंजाइम्स रिलीज होते हैं, दे आर एसिडिक, जो कहते हैं ना एसिडिक एंजाइम, वो खाने को प्रॉपर्ली हजम करते हैं। तो उसमें जो हम लोग जब डिस्ट्रैक्शन से खाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ करते हैं, जो मैंने कहा कि खाना पड़ा है उसमें से ज़्यादा खाना ले लेते हैं, हमें ये नहीं देखते कि हमें ज़रूरत कितने खाने की है। सबसे पहले तो ये ओवर ईटिंग की ये रीज़न है। उसके बाद जब मोबाइल यूज़ करी जा रहे हैं तो खाई जा रहे हैं और जल्दी जल्दी में खाई जा रहे हैं, देख नहीं रहे हमारा ध्यान मोबाइल पे है या स्क्रीन पे है, खाने पे नहीं ध्यान। हम उसका जो एक्चुअल अरोमा है, उसकी सेंस है, उसका फ्लेवर है, उसको नहीं ले रहे खाने को, डेफिनेटली उसका टेस्ट है, कहते हैं इत्मीनान जो होता है खाने से, उसको नहीं ले रहे। अब तो इंस्टेंट फूड भी आ गए हैं, वही मैं बता रहा हूँ ना। तो हम लोग जब उसको खाते हैं तो उससे ओवर ईटिंग आती है, क्योंकि हम लोग जब तेज़ चबा के खाते हैं ना, तो देखें दांतों का काम है तोड़ना, चबाना, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इनका काम है ना, हम अपने स्टमक से ले रहे हैं। कि देखिए आपके अल्लाह ताला की कुदरत है कि एक नवाला जो है ना, आपके मुंह में 32 टीथ है ना, 32 दांत हैं, तो कम से कम 30 से 32 बार एक नवाले को चबाएं आहिस्ता आहिस्ता। उससे क्या होता है कि आपके मुंह में जो सलाइवा है वो डेफिनेटली उसमें ऐड होना शुरू हो जाता है, जिसको थूक कहते हैं ना हम लोग, सलाइवा। तो वो डेफिनेटली अल्लाह का पहला जो हमें बॉडी में उन्होंने हमें जो एक टूल दिया है, वहाँ से खाना हजम होना शुरू हो जाता है, नरम हो जाता है। जब आपके स्टमक में जाता है, स्टमक का रोल खाने को जो है आपके जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ऑब्जॉर्ब करना है, उसको मतलब हजम करने के बाद छोटी आंत में जाना है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे आपका खाना इजीली फिर हजम होगा, हजम होने के बाद ऑब्जॉर्ब होगा ना उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो लेकिन जब हम लोग बड़े बड़े नवाले खाते हैं, प्रॉपर्ली चबा के नहीं खाते, तो आपके जो स्टमक के अंदर जो खाना काफ़ी देर तक रहता है, आपके स्टमक को ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है उसको काबिले हजम बनाने के लिए, क्योंकि जब तक खाना प्रॉपर्ली हजम नहीं होगा तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो आपकी बॉडी को नहीं मिलेंगे। क्योंकि आपके देखिए ये रूल यही है अल्लाह ताला ने बनाया हमारी बॉडी में कि मैदा उसको हजम करता है, स्मॉल छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से ऑब्जर्व होके वो न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड फ्लो में आते हैं, आपकी बॉडी में जाते हैं, जहाँ जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है। कोई भी न्यूट्रिएंट देखें ना, आपकी बॉडी जो उसको रिक्वायरमेंट चाहिए डेली वर्किंग के लिए, आपको प्रोटीन चाहिए, आपको मिनरल चाहिए, आपको जो है इस तरह की सारी न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो आप डेली के वर्क जो है आप उसको परफॉर्म कर सकें। तो लेकिन जब हम लोग प्रॉपर्ली उसको हजम नहीं करते तो फिर आपका खाना देर तक जो है वो पेट में रहता है, उससे पेट बढ़ जाता है। ओबेसिटी देखें ना, दुनिया में अब जो सबसे इशू है वो ओबेसिटी, हम लोग हमेशा कहते हैं ना फास्ट फूड भी है, नो डाउट डिफरेंट ट्रिगर्स हैं जो हमें जो ओवर ईटिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। जैसे ना फास्ट फूड है, उसमें एक टूल है, लेकिन हम लोग अगर अपने नॉर्मल खाने को भी नहीं प्रॉपर तरीके से खाएंगे तो वो भी ओवर ओबेस करता है। लोग हमेशा कहते हैं यार फास्ट फूड खाने से मोटापा होता है, सही, बिल्कुल ऐसे वो तो है आपका, देखे ना वो डेफिनेटली उसमें तली हुई चीज़ें हैं, उसमें बेकरी आइटम्स हैं, जिसको हम लोग अभी हर बंदा इग्नोर कर रहा है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो जितनी बेकरी आइटम्स है ना उनको अपनी लाइफ से निकाल दें। वो कैसे कि देखें, आप घर में एक रोटी पकाते हैं ना, एक आप घर में जो एक किचन के अंदर वो चीज़ बनती है रोटी, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पकती है, मैक्सिमम उसका टेम्परेचर जो आपका तवा जिस पे आप खाना रोटी बनाते हैं 100 सेल्सियस पे, या आप जिसमें जो कुकर हांडी में अंदर कोई भी आप खाना लोग बनाते हैं तो वो 100 सेल्सियस पे वो आपको खाने को इतना नुकसान नहीं देता। लेकिन जितनी बेकरी आइटम्स है ना, इनके ओवन का टेम्परेचर मोर देन 180 से 200 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वो आपकी बेकरी आइटम जितनी है वो दे आर मोर डेंजरस, कार्सिनोजेंस क्रिएट करते हैं।
कार्सिनोजेंस वो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आपको कैंसर काज करते हैं। सही, बिल्कुल और इसी यही पाकिस्तान वजह है में कि हमारी देखिए बीमारियां बड़ी कॉमन हो गई हैं। ब्लड प्रेशर बहुत सारे लोगों को हो गया है, डायबिटीज़ जो है ये हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों से इसका आगाज़ हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हमारा खाना मुतासिर कर रहा होता है। मैं डॉक्टर साहब आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि एक तरफ तो हम बात करें कि हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं, लेकिन दूसरी जानिब इंस्टेंट फूड आ गए हैं, जैसे नूडल्स आ गए हैं, 2 मिनट में आप खाना बनाकर जल्दी जल्दी खा के फारिग हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए जो इंस्टेंट फूड है ये कितने नुकसानदेह हैं? इस पे मैं ये कहूँगा कि जो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को नूडल्स खिला रहे हैं ना, वो आज के बाद उनको खिलाना छोड़ दें। ये इतने ख़तरनाक है, इनके ऊपर वैक्स होती है जो डेफिनेटली जब इनको बनाया जाता है तो उनके अंदर वैक्सिंग ऊपर करते हैं, तो वो डेफिनेटली आप अपने बच्चों को एक जहर खिला रहे हैं। सही। तो इसके बजाय आप जो इंस्टेंट नूडल्स हैं ना, उनकी बजाय बच्चों को कन्वर्ट करें, जैसे दलिया, जैसे हम लोग ना हमारी माएँ हमें खिलाती थी, दलिया की तरफ लेके जाएं, जो देसी, जो हमारा जो ऑर्गेनिक तरीके से, जो ट्रेडिशनल तरीके से बने, बच्चों को उस तरफ लेके जाएं। देखिए पेरेंट्स का रोल होता है कि देखिए बच्चे तो बच्चे, बिल्कुल हाउ टू मोल्ड दैट पर्सन और चिल्ड्रन, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर हम लोग शुरू में ही उनको आदत फास्ट फूड पे अपनी कन्वीनियंस के, क्योंकि मोस्टली माएँ क्या होती हैं, वो करती हैं यार सुबह उठे चलो यार बच्चों को लंच में क्या करना है, नूडल वो ले आए जो होममेड आप कहते हैं मार्केट से बने हुए जो आजकल फ्रोजन फूड्स हैं आइटम, बिल्कुल देखे इसी ना, तरह से frozen वो इतना ट्रेंड हमें आ गया फ्रोजन फूड का। माएँ क्या करती हैं, अच्छा यार या तलना पड़ेगा या माइक्रोवेव ओवन करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो हर बच्चे को वो आप देखें उसका पैकेट जो टिफिन है उसके अंदर वो डाल के दे रहे हैं अपनी बिल्कुल कन्वीनियंस के ऐसे लिए। नो बॉडी प्रॉपर के सुबह हम बच्चे को पराठा बना दें या उनको रोटी बना के दें, साथ वो चीज़ जो अंडा बना दें उनको, जो है ना अच्छी चीज़ें जो हेल्दी फूड, साथ उनके जो टिफिन है उसके अंदर जो है आप सैलड रख दें, जो इस तरह की चीज़ें रख लें ताकि बच्चे जो प्रॉपर उस हैबिट को लेके जाएं। लेकिन जब हम बच्चों को वो हैबिट नहीं डेवलप करेंगे तो वो डेफिनेटली फास्ट फूड की तरफ ही जाएंगे ठीक ना। है। क्योंकि ये देखिए फास्ट फूड क्या था नॉर्मली, ये तो आप कह सकते हैं वेस्टर्न एरा में था आया कि उनके पास कोई सोशल सेटअप नहीं था, खाने बनाने वाला कोई नहीं, जब उन्होंने जॉब पे जाना है, तेज़ लाइफ है, बिल्कुल। उसको मीट करते हुए रास्ते में वो फास्ट फूड लिया और साथ ही बाइट करते हुए चले गए ऑफिस में। सही। दैट वाज जस्ट देयर, यू कैन से दैट सोशल लाइफ सेटअप, लेकिन हमने उसको अपना हार्ट ऑफ लाइफ बना लिया। लेकिन हम तो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी भी बड़ी फास्ट हो गई है, हम लोगों ने ऑफिस भी देखना होता है, हम लोगों ने अपनी सेहत जो है वो उस तरह से नहीं देखनी होती, तो ज़िंदगी मसरूफ़ है, इसमें से टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो गया है। और अगर हम देखें मोटापे की रेशो बड़ी बढ़ती हुई दिखाई देती है, तो किन किन बातों का हमें मद्देनजर देखिए रखना सबसे पहले तो ना आपने जो माइंडफुल ईटिंग जो कहती है वो कहते हैं आप लोगों ने अपने आप को वैल्यू देनी है, ठीक है। कि आपने अपने आप को खाने के बाद अपने आप को वैल्यू देनी है कि यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर यूर सेल्फ। सही। कि हम लोग अपने अलावा बाकी हर चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। आप कहते हैं ना तेज़ पेस ऑफ लाइफ है, तेज़ पेस ऑफ लाइफ किसने बनाई, हमने खुद बना ली है। ठीक है। कैसे बना ली है कि हमने कोई तरतीब नहीं लाइफ की रख रहे। देखिए नो डाउट काम पहले भी होते थे, अब भी हो रहे हैं, सिर्फ ये हुआ कि अब काम का टाइम ज़्यादा ड्यूरेशन हो गया कि सही। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल पहले 2 बजे नॉर्मली ऑफिस में छुट्टी होती, तो अब वो आप कह दें कि 5-6 बजे, 7 भी बज जाते हैं, 8 भी लोगों को बज जाते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ये आपको उस चीज़ से नहीं मना करनी चाहिए कि आपने अपना ख्याल रखना है, ठीक क्योंकि देखिए आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो नोबडी कम टू यू। अगर है। आप खुदा ना खासा बीमार होते हैं ना तो कोई आएगा आपकी खैरियत रियाफ्त करेगा, चला जाएगा, लेकिन उसको भुगतना किसने है? यू हैव टू बियर दैट कि यार ये मेरी लाइफ के पार्ट के साथ हुआ है, तो इसको मैंने कैसे लेके चलना है यार। बिल्कुल कोई इसी नो तरह बडी हेल्प फॉर यू, ये याद रखिए। आप जितनी भी आपकी जितनी मर्जी तेज़ लाइफ है, लेकिन आपने बीमारी के साथ अकेले ही खड़ा होना है। बिल्कुल सेहत की कदर भी तब होती है जब हमसे छिन जाती है और तब हमें रियलाइज़ हो रहा होता है कि हमने हमारी ज़िंदगी के देखिए साथ ना क्या अल्लाह किया। ताला के नबी ने सबसे जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी ना ईमान के बाद, वो यही कहा है कि आपकी सेहतमंद ज़िंदगी जो है ना, सेहत के साथ सारा कुछ जुड़ा हुआ है। फिर आपकी तेज़ लाइफ भी चलेगी, सारा कुछ चलेगा, लेकिन जब आपकी सेहत, तो एवरीथिंग स्टॉप। आप बीमार हो गए, हॉस्पिटल में चले जाए, घर बैठ गए, तो एवरीथिंग स्टॉप। आप सही। फिर क्या करेंगे ना, देखिए आपके मोटापा, जैसे हमने कहा है, तो मोटापा वो जुड़ा हुआ है डायबिटिक के साथ, आपकी हार्ट डिजीज़ के साथ मोस्टली जुड़ा है ना, आपकी जितनी बीमारियां आपके जॉइंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब जो आपके प्रॉब्लम देखें, आप देखें मोस्टली लोगों को, यंग लोगों को जॉइंट्स की प्रॉब्लम आ बिल्कुल इसी गई, तरह यंग लोगों को जो है वो डायबिटिक का इशू आ गया, इवन के कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं। पहले हम लोग सुनते थे यार 30 इयर्स के पहले एंजाइना पेन नहीं होती, लेकिन आप देखें 10 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, उनको हार्ट अटैक का इशू आ रहा है, कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, आपको डायबिटिक का इशू आ रहा है। और उसमें जो सबसे जो आपने बात की वो फास्ट फूड की है, सही। क्योंकि फास्ट फूड जब आप खाते हैं तो फास्ट फूड तो पहले उसकी ना, इसमें जो नुकसानदेह चीज़ होती है ना, लोगों को हमें शायद आइडिया नहीं है। एक तो हम उनको फ्राई करते हैं, दूसरा जो सबसे जो नुकसान चीज़ है वो इनकी पीएच है। ठीक है। पीएच होती है किसी चीज़ की एसिडिटी और अल्कलिनिटी को मैयर करने के लिए, आसान ज़बान में तजाबियत, ठीक है। कि जितने भी आप फास्ट फूड हैं सारे आपके, जैसे आप पिज़्ज़ा है, दैट इज़ मोर एसिडिक फूड, आप इनके ऊपर चीज़ लगाते हैं, चीज़ को जब बेक करते हैं तो मोर एसिडिक चीज़ ऑलरेडी ठीक है। उसकी पीएच
जो है वो तजाबियत वाली होती है। जब आप उसको बेक कर देते हैं तो और तजाबियत ज़्यादा बढ़ सही। जाती है। उसके साथ आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, लेकिन ना कोल्ड ड्रिंक की आप पीएच अगर देखें ना, मुझसे पूछे तो वो 2.6 के राउंड होती है। ठीक है। जो आप नॉर्मली आपने तेजाब देखे होंगे ना नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल, उसके इक्विवेलेंट तेजाबियत होती लेकिन है। कोल्ड ड्रिंक तो हमारी ज़िंदगी का एक अहम जुज़ बन गया। कोल्ड ड्रिंक के बगैर तो ना हम दोपहर में खाना खा रहे होते हैं, ना हमारा डिनर जो है वो हमें पॉसिबल दिखाई देता होता है। और मैंने डॉक्टर साहब ये बात सुनी हुई है कि जो 30 ईयर्स होते हैं वो इंसान की ज़िंदगी के बड़े इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं। वो करियर के एतबार से भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपकी डाइट के हवाले से भी। इन 30 ईयर्स में अगर आपने अपनी खुराक के साथ भी बेईमानी की तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आपको 50s में भुगतने पड़ेंगे, वो आपको 40s में भुगतने पड़ेंगे। यही वजह है कि अब हमारी जो उम्र है ये भी कम होती हुई दिखाई दे रही है। इसमें देखिए जो सबसे मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था ना कि ये फास्ट फूड का जो है डेफिनेटली जब हम लोग हमारी बॉडी को टेम्परेचर जो पीएच चाहिए वो नॉर्मली 6.5 से 8.5 चाहिए, उसको कहते हैं मोतदल, ना ज़्यादा एसिडिक ना ज़्यादा अल्कलानिटी। आपका देखें जो अल्लाह ताला ने आपको पानी दिया है इसकी पीएच 6.5 से 8.5 है कि आपकी बॉडी को इसका मतलब वो पीएच चाहिए। लेकिन जब आप लो एसिडिक फूड खाते हैं ना तेजाबियत का, ये कैसे नुकसान है, कैसे जब आप उसको खाते हैं तो आपका स्टमक जो है ना वो उसको रिएक्शन करता है। वो कहता है यार कि मेरे पास जो है ना 2.5 6 तो या 3 ये की रीजंस पीएच। हैं कि हमारे यहाँ बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हाँ हैं। जी। हम देखते हैं डायबिटीज़ है, मोटापा है, लेकिन हम हमारे अपने लिए टाइम निकालने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। फर्दर भी माइंडफुल ईटिंग के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। वक्त है जी ब्रेक का, स्टे विद अस। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और हम बात कर रहे थे जी फूड सिक्योरिटी के हवाले से। खाना इंसान की ज़रूरत भी है लेकिन इसके साथ साथ इंसान को तवानाई फराहम करता है। आज के दौर के हवाले से बात करें तो हम सबसे ज़्यादा अपने खाने को निगलेक्ट कर रहे होते हैं, तो जो बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत सारी गलतियाँ करते हैं हम, लेकिन अपने आप को वक्त देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डॉक्टर बेजाद साहब, हम बात कर रहे थे कि आज के दौर के हवाले से कि बहुत सारे डायबिटीज़ के इशू बढ़ रहे हैं, ब्लड प्रेशर के इशू बन रहे हैं, लेकिन अब हम इसे किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, इस हवाले से बताइएगा। हाँ जी थैंक यू। तो इसमें जो बात हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि वो पीएच उसको एक ना स्टैंडर्ड पीएच चाहिए जो रिक्वायरमेंट है 6.5 से 8.5। लेकिन जब हम एसिडिक फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी उसके ऊपर रिएक्शन करती है। रिएक्शन जब करती है तो डेफिनेटली वो क्या रिएक्शन करती है कि वो उसको दोबारा नॉर्मलाइज करना चाह रही है कि वो जब पीएच हम खाना खाते हैं 2.5 या 3 वाला, तो वो कहती है कि आप डेफिनेटली जब आप खाना वो वाला खाएंगे तो आपके स्टमक की पीएच भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग कहते हैं नॉर्मली यार तजाबियत का बड़ा इशू है आजकल ना बड़े लोगों को। उसकी मेजर रीज़न यही है। वो जब ये होती है तो फिर आपकी बॉडी क्या करती है, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए उसको फिर अल्कलानिटी चाहिए होती है। तो अल्कलानिटी कहाँ से आती है? आपकी बॉडी से, कैल्शियम से। कैल्शियम जो है अल्कलाइन नेचर होता है, तो फिर आपकी बॉडी जो है वो आपका स्टमक जो है वो आपकी बॉडी में जैसे मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम जो है आपके बोन्स हैं, टीथ है, उधर से फिर वो कैल्शियम को स्क्रीड करके स्टमक की तरफ मूव करता है। उससे फिर क्या होता है कि आपको फिर जो प्रॉब्लम बनना शुरू होते हैं जॉइंट्स के, कि आपको ऑस्टियोप्रोसिस का इशू हो जाता है कि आपकी हड्डियां बुरबुरा हो जाती है। देखते हैं ना लोग कहते हैं यार हड्डियां ऐसे क्या टूट गई, बिल्कुल। तो वो डेफिनेटली आपकी बॉडी में कैल्शियम की जो है वो कमी हो जाती है। ठीक है। जो एसिडिक फूड आर अ मेजर पार्ट ऑफ दैट। और दूसरा ये कि हम जब कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स की जो है वो डेफिनेटली उसमें काफ़ी ज़्यादा शुगर होती है। ठीक है। आप कह सकते हैं कि नॉर्मली ना उसको हम लोग ब्रिक्स कहते हैं कि नॉर्मली 10 से 11% ब्रिक्स होती है, इतनी हाई शुगर होती है उसमें। उसके बाद हम लोग देखें कि जितनी बेकरी आइटम्स हैं या हम लोग आप कह सकते हैं कि बिस्किट्स बच्चे ज़्यादा खाते हैं, कैंडीज़ खाते हैं, चॉकलेट्स का इतना कंसेप्ट आ गया है। तो हम लोग फिर जब ज़्यादा शुगर लेते हैं लेकिन उसके अगेंस्ट पे हमारा लाइफस्टाइल क्या है कि हम उस शुगर को बर्न उस शुगर से हमें जितनी हमारी ब्लड में डेफिनेटली ज़्यादा रहती है ब्लड, उसको हम लोग फिर यूटिलाइज नहीं करते। ठीक है। कि हम बैठे रहते हैं, हमारा लाइफस्टाइल है सेडेंटरी लाइफ, हमारा लाइफस्टाइल है। से। तो हमें डायबिटिक इस वजह से होती है कि नॉर्मली हमें डॉक्टर्स नहीं बताते कि यार ये शुगर होती कैसी है, या इसको हम कहते हैं कि डायबिटिक क्यों होता है बंदा, या आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला क्यों आता है। तो इसके मैं सबके लिए बताना चाह रहा हूँ अपनी ऑडियंस के लिए कि जो आपको डायबिटिक का जो मैकेनिज्म है ना वो नॉर्मली डॉक्टर्स नहीं बताते। वो कैसे होता है कि हम कोई भी चीज़ दुनिया की खाते हैं तो अल्टीमेटली ना ग्लूकोज बनता है, चाहे आप रोटी खाएं, ठीक है, आप कुछ भी खाएं, तो आपकी बॉडी को जो फ्यूल है, जैसे आपकी एक बाइक है तो हमें पता है यार ये बाइक जो है वो फ्यूल से चलती है, पेट्रोल डलवाना है उसमें, डीजल नहीं डलवाना। ठीक है। तो डेफिनेटली हर बंदा जो है पेट्रोल डलवाता है। तो आपकी बॉडी का जो फ्यूल है ना वो ग्लूकोज है। सही। अल्टीमेटली आप कुछ भी खाते हैं तो वो ग्लूकोज बनता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आप खाना हजम होता है आपके मैदे में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो आपका जो ग्लूकोज बना होता है वो आपके ब्लड में आ जाता है। ठीक है। ब्लड में वेन से वो फिर आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है। और आपकी जितनी भी बॉडी है वो सेल से बनी है। ठीक है। नॉर्मली खुलिया जिसको कहते हैं वो सेल से बनी है।
और ब्लड की वेन पूरी स्ट्रीम है और जितने भी सेल्स हैं ब्लड स्ट्रीम और उस सेल के दरमियान एक डोर है ठीक है, जो ओपन होता है उस सेल्स के कि आपका ब्लड जो स्ट्रीम जा रही है वो आपका जो डोर ओपन होता है फिर आपके सेल में जाता है, यूटिलाइज होता है। ठीक है, तो आपको नॉर्मली आपका खाने का कैसे मैकेनिज्म है हजम के, आप जब भी कोई खाना खाते हैं ग्लूकोज आपकी बॉडी में चला जाता है, आपके ब्लड में चला जाता है, आप काम कर रहे हैं कोई भी हरकत कर, जैसे मैं सही। काम कर रहा हूँ तो सेल्स के अंदर जो है आपका ब्लड है तो उस पर ग्लूकोज ऑलरेडी पहले होता है, ठीक है, वो डेफिनेटली ख़त्म हो जाता है। तो वो आपके जो स्टमक सॉरी आपके ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि मुझे और ग्लूकोज चाहिए। सही, तो वो क्या होता है आपका जो लबलबा है पेंक्रियाज इसको है स्टमक ने इमीडिएटली उसको सिग्नल भेजना है कि सिक्रीट द इंसुलिन, ठीक है, कि इंसुलिन खारिज करो। ठीक है, आपके जो लबलबा है उस पर बीटा सेल्स होते हैं, ठीक है, जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं और वो साथ सिक्रीशन करके वो भी ब्लड में शामिल होता है और जब ब्लड में शामिल होकर जिस सेल की तरफ से सिग्नल आया होता है उसके बाहर जाकर उसमें जो दरवाज़ा होता है वो इंसुलिन उस दरवाजे की चाबी है ठीक है, कि वो जो आपके ब्लड में ग्लूकोज वाला ब्लड है उसमें सेल में चली जाती ठीक है, है। ठीक है, और वो करके फिर बंद होता है। आप जो आपके ब्लड का जो ग्लूकोज है वो उधर सेल में यूज हो सही। गया, काम करते हैं। सही, ये आपका नॉर्मल प्रोसेस है, जब भी भूख लगेगी ये प्रोसेस होता ठीक है। है। लेकिन जब आप डायबिटिक हो जाते हैं तो तब क्या होता है कि ग्लूकोज ब्लड में शामिल हो जा रही है, आपका जो वो सेल है वो सिग्नल दे रहा है आपके दिमाग को कि यार ठीक है। हमें दोबारा ग्लूकोज चाहिए, ठीक तो है, वो दोबारा आपके लबलबे को सिग्नल भेजता है कि यार हमें दोबारा जो है ना वो इंसुलिन सिक्रीट करके दो। ठीक है, लेकिन आपके बीटा सेल्स डेड हो गए होते हैं तब, सही, तो वो इंसुलिन नहीं सिक्रीट कर पाते। बिल्कुल जब सही। इंसुलिन सिक्रीट नहीं होती तो वो जाके वो सेल की वो दरवाज़ा नहीं खोल पाते और आपके जो ब्लड की शुगर है वो सेल में यूटिलाइज नहीं होती। सही, इसीलिए वो कहते हैं ना बाहर से इंसुलिन का कंसेप्ट लगाने का वो यही है ठीक है, कि आप अगर आपकी बॉडी बीटा सेल्स नहीं बना रहे तो आप फिर वो बाहर से इंसुलिन लें ताकि वो जाके वो उस दरवाजे को खोल दे और लेकिन ब्लड शुगर के केसेस बड़े बढ़ गए हैं, लेकिन अब इसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो माइंडफुल ईटिंग के साथ साथ हमें किन किन बातों को मद्देनजर रखना इस पे सबसे पहले जो है ना वो ख्याल रखें कि खाना जो है ना हमेशा चबा के खाएं और थोड़ा थोड़ा खाएं। होगा? ठीक है, लेकिन ना हम लोग जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो सबसे पहले कहता है यार गंदम की रोटी छोड़ दें। बिल्कुल, आप देखें कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने किसी भी हलाल चीज़ से मना नहीं फरमाया, ठीक है, चाहे वो आप बीफ ले लें, मटन ले लें, चिकन ले लें, रोटी ले लें, गंदम ले लें, गईयों ले लें, हर चीज़ खाने को कहा है। अल्लाह ताला ने बनाई है, इसका मतलब ये खाने के लिए, ठीक लेकिन है। साथ सिर्फ ये कहा है कि इत्तदाल से खाएं। सही, हमने उस चीज़ को निगलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हम लोग फिर डॉक्टर की तरफ जाते हैं, यार डायबिटिक हो गई, यार नहीं गंदम नहीं, पूरा पूरा हफ्ता रोटी नहीं खानी, हमने सिर्फ वो चीज़ खानी है। तो ये चीज़ जब वो चीज़ नहीं जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो नहीं खाएंगे तो दूसरे साइड पे आपको वीकनेस आने शुरू हो जाती है बिल्कुल, कि आपकी बॉडी फिर आप पर्सनली आपको जो पर्सनल काम है आपने जो परफॉर्म करने डेली टास्क वो आप नहीं कर पाते। तो बिल्कुल, इसलिए फिर लोग जैसे ब्लड प्रेशर, हर बंदा इशू है, ब्लड प्रेशर का इशू क्या होता है कि नॉर्मल लोगों को नहीं पता। ब्लड प्रेशर वो लिंक है आपकी बॉडी के स्टमक के साथ कि अगर आपकी बॉडी से आपके मिनरल्स जैसे स्पेशली विटामिन डी ठीक है, वो नहीं आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होगा तो उससे क्या होता है कि आपकी जितने भी वेन्स हैं ना वो हार्ड हो जाती हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन पूरी है, विटामिन डी पूरा है ना, तो आपके जब ब्लड वेन में से गुजरता है ठीक है, तो वो अगर थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा भी है ना आपके ब्रेन पे पड़ा है तो वो थोड़ी सी एक्सपैंड हो जाती है सही। क्योंकि सॉफ्ट होती है बिल्कुल आपकी। लेकिन ब्लड प्रेशर कैसे होता है कि जब आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है ना तो आपकी जितनी वेन्स हैं वो पहले जो सॉफ्ट थी वो किसी प्रेशर आने पे एक्सपैंड हो जाती थी, ठीक है, वो अब एक्सपैंड नहीं होगी, वो हार्ड रहेंगी। सही, सही, तो आपका फिर ब्लड प्रेशर ज़्यादा गुजरेगा, वहाँ से स्पीड के साथ ठीक गुजरेगा। है। और दूसरा क्लॉगिंग होती है उनकी ना वेन्स की कि आपने दो तरह का जो कोलेस्ट्रॉल होता है बॉडी में, एक एचडीएल है और एक एलडीएल है। ठीक है, हम लोग हमेशा जो कोलेस्ट्रॉल को है नेगेटिव साइड पे लेते हैं। ठीक है। दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक एचडीएल बिल्कुल उसको इसी कहते तरह हैं। से ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। माइंडफुल ईटिंग से इसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे किया जाएगा इस पर हम डॉक्टर साहब का जवाब लाजमी जानेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ब्लड प्रेशर का जो इशू है वो हर गुजरते दिन के साथ हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इससे कबल अगर आज से 10-15 साल पहले बात करें तो हम देखते थे कि ये मसला यंगस्टर्स को नहीं था, लेकिन अब ये मसला यंगस्टर्स में भी आ रहा है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अगेन हमारा लाइफस्टाइल उस तरह से मैनेज नहीं होता, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम ब्रेकफास्ट नहीं प्रॉपर तरीके से कर रहे होते। तो ये तमाम तर अवामिल जो हैं ये हमारी सेहत को बड़ा मुतासिर कर रहे होते हैं। किस तरह से माइंडफुल ईटिंग के ज़रिए हम ब्लड
प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, वो लोग भी जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर का मसला होता है या वो लोग जिन्हें लो ब्लड प्रेशर का भी मसला होता है। डॉक्टर साहब, मैं इस पे आपसे जानना चाहती हूँ कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का मसला है वो माइंडफुल ईटिंग या शाउरी तौर पे खाना खाने के ज़रिए किस तरह से इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ जी, ब्लड प्रेशर जो है इसको नॉर्मली हम लोग ना साइलेंट किलर कहते हैं कि नॉर्मली आपको आइडिया नहीं होता कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और हमें क्या नुकसान दे रहा है। नॉर्मली जब कहते हैं जब पीक पे होता है तो हमें गो टू कार्डियक अरेस्ट या ब्रेन हेमरेज की तरफ लेके जाता है या पैरालिसिस की तरफ, आपको जैसे कहते हैं ना कि उन चीज़ों के ऊपर लेके जाता है, इसलिए साइलेंट किलर लेते हैं। तो आप माइंडफुल ईटिंग के साथ डेफिनेटली इसमें सबसे बेहतरीन सोल्यूशन ही माइंडफुल ईटिंग है कि आप सबसे पहले खाने की सिलेक्शन करें कि यार हमने क्या खाना है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, वो हमसे क्या सिग्नल कर रही है, हमसे क्या मांग रही है। उसमें खाने के सिलेक्शन पे आप लोग सबसे पहले उसके ऊपर डिपेंड करें, फिर खाने को प्रॉपर्ली चबा के खाएं। ठीक है, जब प्रॉपर्ली खा के चबा के खाएंगे तो डेफिनेटली वो प्रॉपर्ली हजम होगा और उसके जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं आपको वो मिलेंगे। सही। तो उस तरफ लेके जाएं। तो जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो डेफिनेटली इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें। जैसे अब सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों में ब्लड प्रेशर का इशू ज़्यादा हो जाता ठीक है, है। ज़्यादा केसेस आते हैं। किस वजह होते हैं कि हम लोग हाइड्रेट नहीं करते बॉडी सही। को, कि हाइड्रेट करें। आपकी बॉडी मांग रही है पानी तो उसको मांगें। जैसे आपको देखें ना अल्लाह ताला ने सिग्नल रखा है कि आपके होंठ खुश्क होते हैं। जब होंठ खुश्क होते हैं तो नॉर्मली वो चपस्टिक या और अदर कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। डोंट गो फॉर दैट। ये अल्लाह ताला ने आपको सिग्नल लेकर रखा है बॉडी में ठीक है। कि वो बॉडी को पानी की ज़रूरत है। सही। मोर हाइड्रेट, चाहे आपको पानी तो ये चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है तो डेफिनेटली फिर भी पिएं। ठीक है। ये मैं इसको कहूँ। खाना हमेशा क्या है, इसका रूल रख लें। खाना जब ज़रूरत है उस वक्त खाएं ठीक है। और जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही खाएं सही। और ध्यान से फुल अटेंशन से, बाकी हर चीज़ को छोड़ दें। इसका सबसे माइंडफुल ईटिंग का ये है कि सबसे पहले आपने जितनी डिस्ट्रैक्शंस है उनको रिमूव करना है। ठीक है। आपके पास मोबाइल है, स्क्रीन है, कुछ भी रिमूव सही। दैट। 100% अटेंशन, खाना आ गया उसके ऊपर अटेंशन दें। चबा के खाएं कितना, बॉडी ने सिग्नल दे दिया कि नो मोर, ठीक है। नहीं खाएं, चाहे वो एक लुकमे के बाद है चाहे 10 के बाद ठीक है, नो है। मोर। थोड़ी देर के बाद फिर खा लें। माइंडफुल ठीक ईटिंग है। ये कहती है आपको जब ज़रूरत है फिर खा लें, ठीक है। आधे घंटे के बाद, घंटे के बाद जब ज़रूरत है फिर खाना शुरू करें। ठीक हम है। लोग तो नॉर्मली लगे यार 3 टाइम ही खाना है, नो गो फॉर दैट। सही। कि अगर आपको दिन में मल्टीपल टाइम्स भी ज़रूरत आ रही है ना, गो फॉर दैट, लेकिन उतना खाएं कि जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ठीक और है। उसके साथ उसको चेंज करें अपने लाइफस्टाइल को। सही। कि ना जैसे हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली लेट सुबह उठते हैं या रात को खाना खा के वॉक नहीं करते, तो उसमें लेके जाएं कि खाना खा के हमेशा आपको नॉट गो फॉर द बेड, ठीक गो है। फॉर द वॉक। ठीक है। उसको जाएं तो फिर आपका ब्लड प्रेशर का इशू मसला हल हो जाएगा। और विटामिन डी से रिलेटेड जितनी भी ज़्यादा अच्छी हैं डाइट्स वो आप लें। जैसे आपका जो चीज़ है सबसे अच्छा जो पनीर ठीक है। जिसको कहते हैं उसको नॉर्मली रा फॉर्म में लें। कभी भी आप पिज़्ज़ा की फॉर्म में ना लेके पिज़्ज़े के ठीक ऊपर है। लगा के करना सही। है, रा फॉर्म में लें, बच्चों को खिलाएं। ठीक है। कि आप नाश्ते में जो देखें मेजर जो आपको बॉडी में सुबह हम लोग क्या सबसे जो डिस्ट्रैक्टिंग हैबिट है ना हमारी, सुबह नाश्ता नहीं करते या करते हैं तो बिल्कुल टाइम पे सही। नहीं करते। और अगर करते हैं बड़ी जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं। यस, सुकून के साथ करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टार्ट ऑफ द डे विद द प्रॉपर डाइट। ठीक कि है। आपने सारा दिन खाना करना होता है। हम लोग क्या करते हैं, हमारा वाइस वर्सा है कि हम लोग रात को ज़्यादा खाते हैं कि स्पेशलाइज यार अच्छा यार डिनर पे जाना है तो वहाँ पे ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छे चीज़ें खाते नाश्ते हैं। में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी देखिए अच्छे नाश्ते में सबसे पहले जो न्यूट्रिशंस के हिसाब से मैंने आपको जो है पनीर ठीक उसको है। ऐड अप करें। ठीक है। फ्रूट्स ऐड अप करें। जो आपको ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जितनी ज़्यादा वेजिटेरियन होंगे उतने ही ज़्यादा आप अच्छे रहेंगे। ठीक है। कि आप लोग कम से कम जो है ना वो प्रोसेस फूड जो है हम लोग नाश्ते में प्रोसेस फूड की तरफ जाते ठीक हैं। है। वो ना हम लोग नॉर्मली ब्रेड से नाश्ता करते हैं, कॉफ़ी से, चाय से, नो फॉर गॉड। ठीक मैं है। आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आपको चाय के नुकसान का पता चल जाए सही। तो आपको कभी भी आप उसको एक कप भी ना पिए, क्योंकि ये भी एसिडिक है। ठीक है। इसको ये चिलेटिंग एजेंट है कि आपकी बॉडी से आयरन जो हमारी फीमेल्स का, ये सबसे ज़्यादा देखिए पाकिस्तान में 60% जो फीमेल्स हैं वो आयरन डेफिशिएंट आयरन है। की कमी है। इस तरह बच्चे और बड़े, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है ना वो ये टी है, चाय है। सही। ये एज ए चिलेटिंग एजेंट काम करता है, आपकी बॉडी से आयरन को बाइंड करके सिक्रीट करवा देता है। और है। लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते लेकिन हैं हमें तो नाश्ते चाय में के भी बगैर नाश्ते में खाली पेट चाय पी रहे हैं संडे मॉर्निंग में और तो खाने ये के प्रैक्टिस बाद बड़ी स्पेशली होती है। पीते हैं, है ना। सबसे बड़ा नुकसान ये करते हैं कि हम लोग, इसलिए तो फिर हम लोग मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। इसलिए तो हर बंदा वो आप देखें ना मेडिसिन की तरफ जा रहा है, और उससे जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि हम सेल्फ मेडिकेशन की तरफ आ गए। सेल्फ मेडिकेशन बड़ा हाँ जी। हम और बड़ा संजीदा मसला है कि जिसकी आप वजह से देखें देखते कि बड़े उसका मसले- सबसे मसले बड़ा जो बन रहे हैं। रोल प्ले हुआ है ना वो हमारी ये सोशल मीडिया ने किया। ठीक है। कि आप देखें कि जितने भी आप देखें मीडिया पे, वो चाहे वो डॉक्टर है नहीं है, फूड एक्सपर्ट है नहीं है, वो लोगों को मशवरे दे रहा है ठीक है। कि यार ये खाना शुरू कर दें, ये खाना शुरू कर दें, ये खाना शुरू कर दें। देखिए हर चीज़ है हर बंदे के लिए सूटेबल नहीं होती। जैसे कि ना आपकी देखें, आप खुद जब बीमार होते हैं तो आपको पता है यार आपकी बॉडी के सिम्टम्स डिफरेंट है, आपकी नेचर डिफरेंट है, आपका स्टमक, आपकी लाइफस्टाइल डिफरेंट है ना।
अब देखें ना, आप हर कोई आपका मोबाइल ख़राब होता है तो आप उसको एक्सपर्ट के पास लेके जाते हैं, वो पहले उसका डायग्नोज करता है, एनालिसिस करता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको उसका सोल्यूशन देता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मीडिया पे किसी ने बता दिया यार ये ब्लड प्रेशर के लिए ये चीज़ें खाना शुरू कर दें, तो हम लोग विदाउट एनी देखेंगे यार हम लोग मेरी बॉडी क्या सिग्नल दे रही है, मुझे क्या चीज़ खानी चाहिए, बिल्कुल, तो और वो कितनी उसके मिकदार according में करें। खानी चाहिए। किस मिकदार में खानी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अच्छा यार वो फलां मीडिया वाला है, उसके फॉलोअर इतने ज़्यादा हैं, उसको खाना शुरू कर दें। नोट गो फॉर दैट, दिस इज द बिगेस्ट किलर फॉर योर लाइफ। ठीक है, प्लीज़ डोंट डू दिस। आपको इशू आ रहा है तो आप सबसे पहले किसी एक्सपर्ट, चाहे वो डाइटिशियन है, ठीक है, चाहे वो डॉक्टर है, उसके पास जाएं। नॉट गो ये देखें ना, ये ना देखें कि यार इस बंदे के इतने जो फॉलोअर हैं तो मैं इसकी जो चीज़ कह रहा हूँ वो ठीक है। ठीक है, हो सकता है वो ठीक कह रहा हो, लेकिन वो सबके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगी ना। ठीक है, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, दूसरे का डिफरेंट है, तीसरे का डिफरेंट है, या उस बीमारी को होने की रीजंस डिफरेंट है हर बंदे के लिए। दीज आर द नॉट कॉमन रीजंस फॉर एवरीवन। क्योंकि हर बंदा एक ही रीजन से बीमार नहीं हो रहा। जैसे ब्लड प्रेशर का ना, बिल्कुल किसी ऐसे को लाइफस्टाइल से हो सकता है, किसी को खाने से हो सकता खाने से हो है, सकता किसी को कम पानी पीने से हो सकता है, या किसी को मैदे की वजह से, देखें ना ज़्यादा आपका जो आपका स्टमक है उसकी वजह से ज़्यादा बीमारियाँ उसकी वजह से आ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन की तरफ आते हैं, बिल्कुल, और उसमें ये क्या करते हैं, सबसे बड़ा जो हम लोग क्या करते हैं कि आर्थ जो सिम्टम्स है ना उनको हम लोग रिमूव करने की कोशिश ठीक करते है। हैं। जो एक्चुअल रीज़न है ना बीमारी होने की, उसको कोई बंदा रिमूव बिल्कुल, नहीं अब कर तो रहा। बात सेल्फ मेडिकेशन से भी बहुत आगे बढ़ गई है। चैट जीपीटी से लोग अपनी प्रॉब्लम पूछ रहे होते हैं और उसके बाद मेडिकेशंस हो रही होती हैं, और जिसके रीजंस हमने देखे हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हमारी सेहत पे बड़े बुरे असरात होते हैं। और यहाँ पर अगर हम माइंडफुल ईटिंग के हवाले से बात करें, जो कि कॉमन प्रैक्टिस हमारी मदर्स की जानिब से बच्चों में की जाती है कि खाना तो खिलाया जा रहा है लेकिन बच्चों को क्या है, फ़ोन दे दिया गया है, ठीक है, कार्टून्स लगा दिए गए हैं, टीवी चला दिया गया है। तो जो इंसान का बिहेवियर डेवलप होना होता है, जो बच्चों के साथ एक कम्युनिकेशन डेवलप होनी होती है, वो इसी नेचर इसी एज में डेवलप होनी होती है। तो जिसकी वजह से हम देखेंगे कि आने वाले दौर में हमारे बच्चे उतने ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये हमारी सराउंडिंग को बड़ा मुतासिर कर रही हैं। माइंडफुल ईटिंग करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने लाइफस्टाइल जो है उसे पॉलिश करें, मेंटेन रखें, ताकि आपकी सेहत जो है ये पॉजिटिव रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बेजाद Thank you very अफसर फॉर much. जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। माइंडफुल ईटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आप सेहतमंद होंगे तो आप देखेंगे कि आप ज़िंदगी का हर स्टेटस जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।